डायमेंशनल मोशन पहले डिस्कस करते हैं इसका। लेट्स से दैट यहां से हमने ये बॉम्ब है मास m का, इसको प्रोजेक्टाइल की तरह हमने u स्पीड और थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिया। ठीक है, जस्ट लाइक प्रोजेक्टाइल। एयर रेजिस्टेंस पूरी तरह से इग्नोर मान के चल रहे हैं। सिंपल केस लेके चलते हैं पहले। जब ये प्रोजेक्टाइल, ये बॉम्ब अपने हाईएस्ट पोजीशन पर था, तो जब ये हाईएस्ट पोजीशन पर था तो इसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी, u cos थीटा। किया होगा रिवाइज अच्छे से टेस्ट के लिए, है ना। तो अब क्या हुआ, ये हाईएस्ट पॉइंट पे एक्सप्लोड हो गया। अब रियल लाइफ में तो एक्सप्लोजन होता है तो साउंड भी आएगी, हीट भी आएगी, बाकी लाइट और काइनेटिक एनर्जी फ्रेगमेंट्स की। रियल लाइफ में तो पता नहीं इसके कितने टुकड़े हो जाएंगे, हम गिन भी नहीं पाएंगे। लेट अस टेक सिंपल सिचुएशन, ना साउंड, ना लाइट, ना हीट, कुछ नहीं। जब ये बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ तो इसके अंदर जो भी केमिकल एनर्जी या जो भी एनर्जी थी वो सारी कहां जाएगी, इसके जितने भी टुकड़े हुए उनकी काइनेटिक में। कोई साउंड नहीं, कोई लाइट नहीं, कोई हीट नहीं, कुछ नहीं, बिकॉज वी आर स्टडिंग मैकेनिक्स। यहां हमें खाली मतलब है मैकेनिकल एनर्जी से, एंड दैट इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो ना इसलिए लाइट, साउंड, हीट उन सब की बात नहीं कर रहे। तो ये फ्रेगमेंट एक्सप्लोड हुआ। ठीक है, ये एक्सप्लोजन के ठीक पहले है। एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन के बाद लेट्स से इसके अलग डायग्राम बना लेते हैं, या यही बनाते हैं। एक्सप्लोजन के बाद इसके दो टुकड़े हो गए, एक मास हो गया m1 और एक दूसरा टुकड़ा आ गया मास m2 का। दो टुकड़ों में ये एक्सप्लोड हो गया। बता नहीं रहे बेटे तुम लोग, यार ऐड करना है बच्चों को, नहीं दिखता? अच्छा फिर यार तुम लोग देखो, तुम्हारी जॉब है, क्योंकि को होस्ट पता नहीं क्यों वो सेटिंग देखनी पड़ेगी मुझे बनाने के। वेटिंग रूम बना दूं फिर दिखेगा, फिर पता चला कोई न्यूसेंस करने आ गया। रहने दो, ऐसे ही बता देना क्रिश बेटे, जिसकी भी नजर पड़े, तुम तो वहीं देख के पढ़ रहे हो तो बता देना, है ना। तो एनीवेज ये एक्सप्लोड हुआ, दो पीसेस में एक्सप्लोड हुआ। नाउ लिसन पुलकिता बेटे, जब ये एक्सप्लोड हुआ हम पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जहां पे हम ये सीखते हैं कि यार अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो उस डायरेक्शन में सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व। ये बातें सीख गए ना, ये लंबी चलेंगी बातें। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी कब कंजर्व करते हैं, जब एक सिस्टम में सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस काम करें। ग्रेविटी और स्प्रिंग फिलहाल हम देखते आ रहे हैं। और जब एक सिस्टम पे किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व। ये बॉम्ब जब एक्सप्लोड हुआ, ठीक है, ग्रेविटी था, एयर फ्रिक्शन तो इग्नोर मार रहे हैं, ग्रेविटी था, बट हमने पढ़ा है ग्रेविटी। एक और चीज एग्जांपल सुनना, लेट्स से ऐसे ये एक स्प्रिंग है और ये एक ब्लॉक अटैच्ड है, इससे ब्लॉक का मास है m, नीचे से आपने एक और ऐसे लेट्स से बुलेट फायर करी, बुलेट का मास है लेट्स से m/2, ये आई ऐसे u स्पीड से, इसने इसको हिट किया। ठीक है, तो जैसे ही ये बुलेट आके इसको हिट करेगी, बुलेट और इसके बीच में एक इंपल्सिव फोर्स आएगा, है ना। स्प्रिंग का फोर्स भी है उस वक्त, ग्रेविटी भी है उस वक्त, और ये जो ग्रेविटी और स्प्रिंग है ये कभी भी इंपल्सिव नहीं होते। इंपल्सिव सिर्फ वही फोर्सेस बनते हैं जिनकी वैल्यू एकदम से बढ़ जाती है। नॉर्मल फोर्स इंपल्सिव बन सकता है, फ्रिक्शन इंपल्सिव बन सकता है, रस्सी का टेंशन इंपल्सिव बन सकता है, ग्रेविटी और स्प्रिंग कभी भी इंपल्सिव नहीं बनते। तो जब ये बुलेट आके इस ब्लॉक को हिट करेगी, उस वक्त बुलेट ने ब्लॉक ने बुलेट को जो फोर्स दिया दैट इज इंपल्सिव, वो इंपल्सिव है, बट वो तो इंटरनल है। अगर मैं ब्लॉक और बुलेट को सिस्टम लूं तो वो तो इंटरनल फोर्स है ना। एक्सटर्नल फोर्स कौन कौन से हैं यहाँ पे, तीन। स्प्रिंग फोर्स है, बुलेट का वेट है, ब्लॉक का वेट है, तीन एक्सटर्नल है, बट तीनों में से कोई भी इंपल्सिव नहीं हो सकता। तो उस शॉर्ट ड्यूरेशन में जब ये टक्कर हुई, टक्कर होने से ठीक पहले और टक्कर होने के ठीक बाद, जस्ट बिफोर, जस्ट आफ्टर, तीन फोर्सेस हैं, बट वो इंपल्सिव नहीं है, तो उनका असर नेग्लिजिबल। समझ रहे हो, उनका असर नेग्लिजिबल। तो यहां पे मैं कोलिजन से ठीक पहले, कोलिजन शुरू करेंगे मंडे को, और कोलिजन के ठीक बाद मोमेंटम इज कंजर्व। ये मत कहना कि कोलिजन होने के 5 सेकंड बाद भी मोमेंटम कंजर्व करो, नहीं, वो नहीं करेंगे, क्योंकि ग्रेविटी, स्प्रिंग 5 सेकंड के ड्यूरेशन में अच्छा खासा असर डाल देंगे।
अरब समझ में आ रही है बात? सेम वे यहां, ये एक्सप्लोड होने से जस्ट पहले और एक्सप्लोड होने के जस्ट बाद, एक्सप्लोजन के वक्त क्या हुआ, ग्रेविटी एक्सटर्नल फोर्स था, बट एक्सप्लोजन इन अ मैटर ऑफ मिली सेकेंड अगर कर जाएगा। एक्सप्लोजन में कितना टाइम लगेगा, मिली सेकेंड भी नहीं शायद, है ना। उस दौरान इंपल्सिव फोर्सेज आए अंदर से। ये जब बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ दो टुकड़ों में, तो M1 ने M2 को, M2 ने M1 को एक फोर्स दिया होगा, तभी तो एकदम से उनकी वेलोसिटी बदली। पहले ये पूरा बॉम्ब किस स्पीड से जा रहा था, u cos थीटा, अब एकदम से स्पीड बदली। जब भी किसी चीज की स्पीड एकदम से बदलती है, मतलब उस पर इंपल्सिव फोर्स आया है। एकदम से स्पीड बदले, बॉल को आपने दीवार पे मारा, एकदम से स्पीड बदली ना, वेलोसिटी बदली ना, इंपल्सिव फोर्स है। इट्स ओके। तो यहां पे एक्सप्लोजन के वक्त M1 ने M2 को, M2 ने M1 को जो फोर्स दिया वो इंपल्सिव था, बट वो इंटरनल था। एक्सटर्नल फोर्स कौन था, इनका वेट, बट उस शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए उसका असर नेग्लिजिबल है। इसलिए हम कहेंगे एक्सप्लोजन के ठीक पहले और एक्सप्लोजन के ठीक बाद मोमेंटम मस्ट बी सेम। ये मत बोलना सर एक्सप्लोजन के 2 सेकंड बाद भी, 2 सेकंड में तो ग्रेविटी का असर है ना। इट्स ओके। डायग्राम बनाओ, ये लिखवा देता हूं पहले आपको, ये भी बना लेना साइड में, वो भी। पहले इस चीज को समझो। आपके दिमाग में आता है सर एक्सटर्नल फोर्स तो है, फिर मोमेंटम क्यों कंजर्व किया, पार्ट समझ रहे हो ना। हम तो ये कहते हैं एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सिर्फ तभी मोमेंटम कंजर्व करो। फिर आपके दिमाग में आता है यार ग्रेविटी तो है, फिर आप मोमेंटम क्यों कंजर्व कर रहे हो। तो उस शॉर्ट ड्यूरेशन में ग्रेविटी का असर नेग्लिजिबल है, स्प्रिंग फोर्स का असर नेग्लिजिबल है, इसलिए। ओके आदि, दोनों डायग्राम बनाओ बेटे अच्छे से। टेस्ट ठीक से करना, 25 क्वेश्चन ध्यान से सोच समझ के और एक एक घंटे बराबर टाइम देके। मैं खुद ऑब्जर्व करूंगा, क्रिकेट उस दिन मैं भी त्याग करूंगा, 10 बजे यहाँ पे मिलेंगे एंड ऑब्जर्व करूंगा मैं कि एक एक घंटे का टाइम बराबर दे रहे हो। वंशिका तीनों सब्जेक्ट देने हैं टेस्ट, बेटा लेट मत आया करो यार। सॉरी क्या हो गया, और मंडे को ना एक सब्जेक्टिव टेस्ट में रखूंगा इन बच्चों का, तो खासकर आन्या गर्ग, याद कर लो एक बारी, ध्यान रख लो, एक पेन देना बेटे, मार्क मैं भी कर लूँ जरा। आप सबका 7 से 8 सब्जेक्टिव टेस्ट होगा मंडे को, जिनका भी मैं नाम ले रहा हूँ, और आई विल ऑब्जर्व। साथ दिक्कत तो नहीं होगी ना, दिक्कत होती है तो अब ठीक है, अब फाइटर बनो थोड़े। हाँ ट्यूसडे को स्कूल में, कोई बात नहीं, आपका देख लेंगे। आन्या गर्ग बेटे सुन रहे हो ना ध्यान से, अनिकेत, अनुभव सैनी, तुम्हारे भी नंबर इस बार कम आए, तुम भी दोगे टेस्ट। भूमिका गुप्ता, देवांश अग्रवाल, देवांश यार इस बार नंबर कम क्यों है बेटे, तैयारी करी नहीं यार, एग्जाम इजी क्वेश्चन थे। ध्रुव गर्ग, गोकुल, नंबर ठीक है 20, इट्स ओके, बट फिर भी गोकुल टेस्ट दोगे। एरिश, नंबर कम क्यों है यार एरिश, दिवाली सेलिब्रेशन पहले से ही शुरू हो गया था, थोड़ा पहले से ही। देन ईशान जिंदल, कान्हू, कृषप्रीत, मन्नत शर्मा, नंदिनी, निर्वैर बेटे कम आए इस बारी, नॉर्जम, और जो एब्सेंटीज थे वो भी देंगे। एब्सेंटीज मैं नाम नहीं ले रहा हूँ अभी। पार्थ, रतनज्योत, रिद्धि, साक्षी, साक्षी नंबर कम बेटा, इतने क्यों, तुक्के में चले गए नंबर। वंशिका चौहान, यश, यशस्वी, यशुभ, युवराज सिंह मोंगिया, और जो एब्सेंटीज थे वो लो बेटे, ठीक है। लिख लो अब इसको अच्छे से। तुम एब्सेंट थे नहीं, सब्जेक्टिव नहीं बेटे, अभी इसका एडवांस भी कराएंगे ना, वो देना, सब्जेक्टिव क्यों टाइम वेस्ट करना, है ना। आई वांट टू चेक समथिंग एल्स, जो आप लोगों का मुझे पता है, जरूरत नहीं है, क्यों टाइम वेस्ट करना, है ना। तो ऐसे नहीं कहा सर हम भी वो कर लेंगे, जो मुझे लग रहा है जिसको नीड है उसके लिए करेंगे, राइट। ड्यूरिंग एक्सप्लोजन, ड्यूरिंग एक्सप्लोजन gravity is present but still momentum just before explosion, momentum
just before explosion and just after explosion will be same. Because explosion time is negligible. टेस्ट में अच्छा गया. Explosion time is negligible and gravity is not an impulsive force. And gravity is not an impulsive force. ठीक है. सो नहीं बेटे तुमने भी टेस्ट मिस किया ना. अच्छा फिर नंबर ठीक रहे होंगे इसलिए मैंने नाम नहीं लिया होगा. ओके. सेम वे हियर. Similarly for this diagram, just before collision and just after collision momentum is conserved. ठीक है वंशिका. Because spring force or gravity are not impulsive. Similarly for this diagram, just before collision and just after collision momentum is conserved. नोट कर लिया. अब इधर आ जाओ. तो लेट्स से इस केस में एक्सप्लोजन हुआ. एक्सप्लोजन के बाद ये ओरिजिनल बॉम्ब था, इसको मैं हटा दे रहा हूं यहां पे फिलहाल. हाईएस्ट पॉइंट पे ये दो पीसेस हो गए, M1 और M2. ठीक. राधिका आपसे सवाल है मेरा, ये M1 एंड M2 एक्सप्लोजन के बाद लेट अस से एक कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं. लेट्स से M1 इज एट रेस्ट जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन. ठीक है. मैं ही समझाऊंगा, आप लोग जस्ट एग्जांपल देखो. मतलब एक्सप्लोजन, ये हाइपोथेटिकल केस है, ऐसा वैसे रेयर ही होगा, बट हम तो अपना कंसेप्ट, हमने कंसेप्ट एक ही लगाना है. एक्सप्लोजन के ठीक पहले और एक्सप्लोजन के ठीक बाद मोमेंटम सेम. एक्सप्लोजन के ठीक पहले क्या होगा? ओरिजिनल बॉम्ब. और एक्सप्लोजन के बाद क्या होंगे? टुकड़े, जितने भी बोले 2 3 4. ठीक. सो M1 इज एट रेस्ट और मान लो M1 की वैल्यू है m/3, ओरिजिनल बॉम्ब के मास का 1/3. तो सवाल ये है कि M2 फिर कहां जाके गिरेगा? दैट इज द क्वेश्चन. ठीक है. M2 कहां जाके गिरेगा, ये सवाल है. सवाल नोट कर लेना. आई विल गिव टाइम फॉर यू टू नोट डाउन. समझो अभी. M2 कहां जाके गिरेगा वो तो बाद में देखेंगे. ऊपर वाला M2 है, ये M1 है. ये मुझे बताओ M1 और M2 का COM वो कहां गिरेगा? एक मिनट बेटा प्लीज. ऐसे फिर यार दिवाली बीत गई, हफ्ता फिर वही, आदत बदलो बच्चे. M1 और M2 कहां गिरेंगे? M1 तो खैर नीचे ही गिरेगा भाई. एक्सप्लोजन के जस्ट बाद M1 वाज एट रेस्ट ना. अब रेस्ट पे चीज है तो नीचे ही गिरेगी ना. फिर तो रेस्ट पे इमीडिएटली बात था, रुका थोड़ा ना रहेगा, ग्रेविटी तो खींच लेगी उसको. तो एक्सप्लोजन के तुरंत बाद इट वाज एट रेस्ट. हमेशा सोचना एक्सप्लोजन के ठीक पहले ठीक बाद. एक क्वेश्चन दूंगा मैं संडे टेस्ट में इस वक्त, मैं बता देता हूं अभी, थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी आपको कि कहां से. यार ये भाई क्रिश क्या कर रहे हो यार. ठीक है. तो M1 तो नीचे गिरेगा, M2 कहां गिरेगा? दैट इज अवर क्वेश्चन. पहले बताओ COM कहां गिरेगा? जहां पर, मतलब अगर ये बॉम्ब एक्सप्लोड ना होता तो इस बॉम्ब ने जहां पे गिरना था, क्या इन दोनों का COM अब वहीं गिरेगा? ऋषभ क्या डिस्कशन चल रहा हमारा? कहां गिरेगा? जहां पे अगर वो बॉम्ब एक्सप्लोड ना होता तो ओरिजिनल बॉम्ब जाके गिरता. तो इन्हीं बेटे ऐसा क्यों? राधिका ऐसा क्यों? और इंटरनल फोर्सेस COM के मोशन को चेंज कर नहीं पाते. COM के मोशन को कौन चेंज करते हैं? एक्सटर्नल. पहले ओरिजिनल बॉम्ब का एक्सेलरेशन क्या था? बिकॉज ऑफ इट्स वेट mg इट वाज g. बॉम्ब एक्सप्लोड होने के बाद इस पे एक्सटर्नल फोर्स क्या है? M1g. इस पे क्या है? M2g. इसका एक्सेलरेशन भी g.
उसका एक्सेलरेशन भी g, तो COM का एक्सेलरेशन अभी भी सेम। तो एक्सप्लोजन के बाद और एक्सप्लोजन के वक्त जो फोर्सेस आए वो कौन से थे? इंटरनल। ठीक, ग्रेविटी है वो तो वैसे भी था, है ना। तो इसलिए इन दोनों का COM वहीं जाके लैंड करेगा जहां पे अगर ये बॉम्ब एक्सप्लोड ना होता तो वो जाके गिरता। लेकिन सिर्फ इस केस में, इस पे भी अभी खेल आएगा, अभी देखना आप, इस केस में ऐसा होगा। ये बात आप ध्यान रखना, जब तक ये दोनों टुकड़े हवा में हैं तब तक ही ये बात ट्रू है। जब तक ये दोनों पीसेस हवा में है, M1 भी हवा में है, M2 भी हवा में है, M1 का एक्सेलरेशन कितना है? g, M2 का एक्सेलरेशन कितना है? g, तो COM का एक्सेलरेशन कितना? g। COM का एक्सेलरेशन क्या होता है? M1a1 प्लस M2a2 अपॉन M1 प्लस M2। थोड़ी देर बाद मान लो, अच्छा एक और सवाल, देखो कितने सवाल अभी नहीं में बनने लग गए, इसके बाद रोटेशन यू रियली एंजॉय, आराम से सोचना है। पार्थ, M1 और M2 में से पहले कौन गिरेगा जमीन पे? M1 और M2 में से पहले ग्राउंड पे लैंड कौन करेगा? हाँ बेटा तुम लोग खेलते हो, सोचते, क्या सोचा इसके पीछे? तुमने कुछ सोचा क्या? हाँ, तो ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। यस, नहीं, यस, फिर प्रोजेक्टाइल तुम लोग भूल गए। एक ऐसे मैं दो ऑब्जेक्ट पकड़ूं, एक को छोड़ दूं, एक को आगे फेंक दूं, एक को छोड़ूं और एक को आगे, वर्टिकली अप या डाउन नहीं, आगे, कौन पहले नीचे पहुंचेगा? इकट्ठे। दोनों को कितना टाइम लगेगा? √2h अपॉन g। तो यहां पे देखो आपने, M1 तो रेस्ट पे था, तो M1 तो सीधा गिर के नीचे आएगा। M2 एक्सप्लोजन के ठीक बाद सृष्टि ऊपर को भागेगा, नीचे को भागेगा, या हॉरिजॉन्टली भागेगा? हॉरिजॉन्टली। क्यों? एक्सप्लोजन के ठीक पहले क्या ओरिजिनल बॉम्ब का कोई वर्टिकल मोमेंटम था? नहीं था, हाईएस्ट पॉइंट था ना ये। तो एक्सप्लोजन के ठीक बाद भी वर्टिकल मोमेंटम नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। इसका भी नहीं है, उसका भी नहीं है, खेल खत्म भाई। वर्टिकल मोमेंटम कब नहीं होगा? जब एक का जितना नीचे हो दूसरे का उतना ही ऊपर, कैंसिल हो जाए, मोमेंटम इज वेक्टर, या दोनों का ही ना हो। M1 का है नहीं, वो हमने क्वेश्चन में बोला, तो M2 का भी नहीं होगा वर्टिकल। तो एक्सप्लोजन के ठीक बाद M1 कैसे भागेगा? अगर नीचे, तो M2 किधर भागेगा? आगे, ऐसे। तो एक वर्टिकली नीचे चला और एक ऐसे हॉरिजॉन्टली, तो दोनों की वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है एक्सप्लोजन के ठीक बाद? 0। इसलिए दोनों सेम टाइम पे। ओके, एंड रिमेंबर दिस पॉइंट, काफी अच्छे अच्छे पॉइंट है, ध्यान रखना। बुक में पढ़ने जाओगे सीधे एक लाइन में खत्म हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बस हो गई कहानी खत्म। एनसीईआरटी बुक में है ये, बट ये सारी बातें अभी समझो। जो आप लोगों ने बोला ना कि ये अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब जहां लैंड करेगा वहीं इन दोनों का COM, दैट इज ओनली ट्रू जब ये दोनों एक साथ जमीन पे पहुंचे। इस केस में दोनों एक साथ पहुंचेंगे ना, है ना, इसीलिए मैंने सिंपल केस लिया है। क्लियर है? कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग तो, कोई है डाउट तो बताओ। तो क्या हो गया? आप चाहे इसको गिराओ चाहे क्रिश को गिराओ, ये आप छोड़ दो, चाहे आप क्रिश को, तो सेम टाइम एयर फ्रिक्शन नहीं काउंट कर रहे ना। एयर फ्रिक्शन काउंट करेंगे, गिराएंगे नहीं बेटा, एयर फ्रिक्शन नहीं काउंट करेंगे। एयर फ्रिक्शन काउंट करेंगे देन इट विल बी डिफरेंट सिनेरियो। एयर फ्रिक्शन काउंट ना करो, दोनों का एक्सेलरेशन जी है, मास का कोई लेना देना ही नहीं है। ओके, सो इस केस में दोनों पार्टिकल जमीन पे एक साथ लैंड करेंगे और दोनों का COM वही लैंड करेगा जहां ओरिजिनल अनएक्सप्लोडेड पीस ने लैंड करना था। इट्स ओके, नोट करो, फिर आगे चलते हैं। डायग्राम बना लो अलग से चाहो तो, फिर से बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ, एक्सप्लोजन के ठीक बाद एक टुकड़ा रेस्ट पे है, और ये आप सीख गए कि पुलकिता बेटे एक्सप्लोजन कहीं पर भी हो, हाईएस्ट पॉइंट पे हो चाहे आगे पीछे, एक्सप्लोजन के ठीक पहले और एक्सप्लोजन के ठीक बाद मोमेंटम मस्ट बी कंजर्व। हाईएस्ट पॉइंट का फायदा ये है कि वर्टिकल मोमेंटम 0 था। हाईएस्ट पॉइंट से कहीं पहले एक्सप्लोड हुआ होता तो हॉरिजॉन्टल मोमेंटम भी होता, वर्टिकल भी होता, है ना। यस, हाँ हाँ, ये 36 टुकड़े हो जाएं इसके, उन पूरे 36 का मोमेंटम must be same as the momentum of original unexploded piece, and this is only true for just before, just after. ठीक है?
लिख लो इस चीज को भी। इन दिस एग्जाम्पल as both fragments are landing on the ground at same time. In this example, as both fragments are landing on the ground at same time, so their COM will land where original unexploded bomb क्या लिखे ग्रामर, would have landed, चलेगा, ठीक है ना, would have landed, ठीक है, ओरिजिनल अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब वुड हैव लैंडेड, बस ये ठीक है, लिख लो, ग्रामर थोड़ी बहुत चली, समझ गए ना, ओके। तो अब मैं जानना चाहता हूं ये कहां लैंड करेगा, ये वाला पीस भारी वाला M2 जिसका मास कितना था 2m/3, ठीक। कैसे करेंगे, दो तरीके हैं करने के। पहला तरीका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करते हैं बॉम्ब एक्सप्लोड होने से जस्ट पहले और जस्ट बाद। किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल तो कुछ है ही नहीं, एक्सप्लोजन के ठीक पहले भी कुछ नहीं था 0, एक्सप्लोजन के ठीक बाद भी 0, है ना। एक्सप्लोजन के ठीक बाद हो सकता था एक का नीचे होता तो दूसरे का उतना ही ऊपर। मान लो अगर क्वेश्चन ये होता ना एक्सप्लोजन के ठीक बाद ये इधर भागा है तो पक्का ये ऊपर भागा होता, क्योंकि ये इधर भागता तो इसके मोमेंटम का वर्टिकल कंपोनेंट नीचे और उसका ऊपर मस्ट हैव बीन सेम ना, ओके। तो इस केस में P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल सिर्फ मैं किधर अप्लाई कर रहा हूं, हॉरिजॉन्टल। एक्सप्लोजन के पहले ओरिजिनल बॉम्ब उसका क्या था m इंटू यू कॉस थीटा, एक्सप्लोजन के बाद इस हल्के वाले पार्ट का कितना है m/3 इंटू 0, लाइट वाले पार्ट का, सॉरी भारी वाले पार्ट का दैट इज 2m/3 इंटू V2 मान लो उसकी ये वेलोसिटी है V2, ये तो रेस्ट पे था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहां से m तो कैंसिल हो गया, सो V2 कितना आ गया, V2 आ गया 3/2 टाइम्स u cos थीटा, ये आया, ठीक। अब सुन लेना मेरी बात, ये आ गई वेलोसिटी, ये हमने अपना कंसेप्ट लगा दिया क्वेश्चन का। एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब में हमेशा आप ये कर सकते हो, एक्सप्लोजन के ठीक पहले ठीक बाद मोमेंटम सेम। नाउ लिसन, अनएक्सप्लोडेड पीस की वेलोसिटी थी u cos थीटा, इसकी वेलोसिटी है 3/2 u cos थीटा, है ना। अनएक्सप्लोडेड पीस भी हॉरिजॉन्टल ट्रेवल कर रहा था, ये भी हॉरिजॉन्टल ट्रेवल कर रहा है सेम हाइट से। मैं एक ऑब्जेक्ट को फेंकू 10 की स्पीड पे, एक को 15 की स्पीड पे, जिसको 10 की स्पीड पे फेंका है हॉरिजॉन्टली वो जाके x डिस्टेंस पे गिरे, तो 15 की स्पीड पे फेंका गया पार्टिकल 3x/2 पे गिरेगा, 1.5 गुना दूर, क्योंकि वर्टिकल मोशन तो दोनों का सेम है या नहीं है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम सेम लगना है, जितनी देर में CUM ने नीचे आना है उतनी देर में इसने नीचे आना है, उतनी देर में इसने नीचे आना है। CUM की वेलोसिटी कितनी थी u cos थीटा, ओरिजिनल बॉम्ब जितनी, है ना। इसकी वेलोसिटी कितनी है V2 की, u cos थीटा का 3/2 टाइम्स। अनएक्सप्लोडेड पीस ने लैंड करना था यहां से और कितनी दूर, रेंज का आधा, तो फिर ये टुकड़ा कहां जाके लैंड करेगा, इस r/2 का 3/2 टाइम्स, so how much it will be 3r/4, ये प्लस r/2 शुरू से, यानी वो वाला पार्ट यहां से कितनी दूर, वो क्वेश्चन पढ़ देना आप कहां से पूछा है, तो यहां से कितनी दूर जाके लैंड करेगा r/2 प्लस 3r/4। ये सब क्लियर है नहीं, पक्का नोट करो बेटे, परमवीर ओके, नोट कर लो, कहीं डाउट आ रहा है तो मुझे बताओ। तो जो दूसरा पार्ट है 2m/3 इट विल लैंड एट अ डिस्टेंस ऑफ r/2 प्लस 3r/4, r/2 का हमने 3/2 टाइम्स कर दिया ये, यस ओके।
कृषप्रीत बेटे ऑफलाइन आया करो, ऑनलाइन क्यों क्लास अटेंड कर रहे हो आज? हाँ वो दिख रहा है तुम्हारी क्लास कैसे बढ़िया साउंड। ये प्रॉब्लम बेटे, तुम लोग कमिटमेंट पूरा नहीं दिखाते हो काम में। ठीक है, दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका हम ऐसे कर सकते हैं, सेकंड मेथड, लाइट वाला पीस यहाँ पे आके गिरा, यहाँ पे हैवियर पीस यहाँ पे आके गिरा। ठीक, ये सब मैं मिटा दे रहा हूं एक बारी, आप दोबारा से डायग्राम बना लेना। हमने क्या पढ़ा है कंसेप्ट, अगर m1 ऑब्जेक्ट x1 पे है, x1 उसका x कोऑर्डिनेट है, m2 x2 पे है, तो उनका COM कहाँ पे होगा, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो यूज करते हैं सेकेंड मेथड में वो फॉर्मूला, x कोऑर्डिनेट ऑफ COM इज m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। ये m1 कहाँ के लैंड कर गया है, r/2 पे। m2 कहाँ लैंड करा है नहीं पता, वो अब दूसरे मेथड से हम सॉल्व करें ना। सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लैंड करेगा इनका, r पे। r इज द रेंज, मैं r के टर्म में आंसर दे रहा हूं, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। तो r के टर्म में m1 हल्का वाला पार्टिकल था, उसका मास कितना है m/3, वो कहाँ लैंड कर गया है r/2 पे। m2 भारी वाला पार्टिकल है, दैट इज 2m/3, वो कहाँ पे लैंड करा है x2 पे। नीचे m1 प्लस m2 कितना है m, इसको सॉल्व करके x2 कितना आ रहा है बता दो फटाफट, सॉल्व करो इसको, कितना आएगा, m तो ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, उधर से बचेगा m गया, तो r माइनस r/6, 5r/6, 5r/6 और 3/2 करो उसका 15r/12, तो 5r/4, तो ये आ रहा है 5r, और वही आंसर पहले भी था। ये इजी है ना, लेकिन ये कंडीशन याद रखना सुचेत बेटे, क्या कि COM यहां पर, योर मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स, क्यों भाई, नीड मोर टाइम, जूम प्रो, ये हमने अपना वाला लॉगिन ही किया हुआ है। चलो देखते हैं थोड़ी देर बाद इसको। बेटा मीटिंग अगर बाई चांस एंड हुई ना, ये मैं समझ गया रिचार्ज इसका खत्म हो गया है ना, आई अंडरस्टैंड, कोई बात नहीं देख लेंगे। तो मीटिंग अगर एंड हो जाएगी तो बेटे दोबारा ज्वाइन कर लेंगे एक बारी, ठीक है। तो ये क्लियर है सबको, पक्का, आदि क्लियर है सब, ठीक है। और ये बताओ COM यहां पर कब लैंड करेगा, सिर्फ तब जब ये दोनों एक साथ ग्राउंड पे आए। समझ में आ रही बात, इस केस में ये वाला फ्रेगमेंट और ये एक साथ ग्राउंड पे गिरे थे, मतलब COM अपने उसी पाथ पे तब तक चलेगा जब तक जितने भी टुकड़े हुए थे बॉम्ब के वो सारे हवा में है जब तक। क्यों ऐसा आदि, क्या बोला मैंने, उसके बाद मैंने एक बात और बोली कि एक बॉम्ब ऐसे हवा में जा रहा है, एक्सप्लोड हुआ, उसके 10 टुकड़े हो गए, इन 10 टुकड़ों का COM उसी पाथ पे चलेगा जिसपे ओरिजिनल अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब ने चलना था। कब तक, जब तक वो 10 के 10 हवा में है, क्योंकि जब तक वो 10 के 10 हवा में है सबका एक्सेलरेशन कितना है g, तो COM का एक्सेलरेशन भी क्या है g। 10 में से कोई भी एक ग्राउंड को टच कर गया, उसका एक्सेलरेशन क्या हो गया 0, मान लो ग्राउंड को हिट करते ही रुक गया, तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो गया 0। तो अब COM का एक्सेलरेशन क्या g रहेगा, कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब COM अपनी चाल बदल देगा, अब ये उस रास्ते पर नहीं चलेगा जहां पे अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब ने चलना था। समझ में आई बात, ये लिख लेते हैं इसको, राइट। When a bomb explodes in midair, when a bomb explodes in midair, then COM of all fragments, center of mass of all fragments will follow the same trajectory in which original
unexploded bomb would have traveled? In which original unexploded bomb would have traveled? ब्रैकेट में this is true only up to that instant this is true only up to the time in which all fragments are in air. This is valid only up to the time for which all fragments are in air. समझ गए दक्ष? This is valid only up to the time for which all fragments are in air. ठीक है? ग्रामेटिकली बेटा मिस्टेक हो जाए बता देना, है ना? क्लियर है सिमर? गुड. यस, हाँ हो सकता है, देखेंगे. कभी ऐसा कभी जरूरत पड़ी नहीं. तुम लोग के बढ़िया दिमाग में आता है, पूछ लेते हो, खुद भी सोचा करो थोड़ा सा. देखेंगे कोई सिचुएशन ऐसी आई तो. यस राघव, आप कुछ कह रहे थे? क्लियर है? ठीक है, तो ये बात तो यूनिवर्सली वैलिड है कि भाई एक्सप्लोजन के ठीक पहले ठीक बाद मोमेंटम कंजर्व करो. बाकी ये सब जो खेल है, जब तक सारे फ्रेगमेंट हवा में है उन सब का CUM भी उसी रास्ते पे चल रहा होगा. एक भी ग्राउंड पे लैंड कर गया फिर नहीं. तो अब ये सवाल का जवाब मुझे सोच समझ के देना. एक्स वाई, फिर से ये ओरिजिनल बॉम्ब था ऐसे ही. लेट अस से अगेन फॉर सिंप्लिसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे ही एक्सप्लोड हुआ. दो ही टुकड़े हुए फॉर सिंप्लिसिटी. ठीक, एक्सप्लोजन में जितनी भी एनर्जी रिलीज हुई वो सारी फ्रेगमेंट्स के काइनेटिक के फॉर्म में चली गई. अच्छा मान लो सृष्टि, मैंने क्वेश्चन पूछा, बताओ एक्सप्लोजन में कितनी एनर्जी रिलीज हुई, कैसे ढूंढोगे? एक्सप्लोजन के ठीक बाद जो फ्रेगमेंट्स की काइनेटिक एनर्जी है उसमें से ओरिजिनल बॉम्ब की काइनेटिक एनर्जी को घटा देना. मान लो एक्सप्लोजन के ठीक पहले ओरिजिनल बॉम्ब की काइनेटिक एनर्जी थी 40 जूल. एक्सप्लोजन के ठीक बाद दो टुकड़े हुए, उन दोनों की काइनेटिक एनर्जी मिला के आई 60 जूल. तो ये 20 जूल की एक्स्ट्रा एनर्जी कहां से आ गई? वो एक्सप्लोजन में जो केमिकल एनर्जी रिलीज हुई, है ना? तो उस तरह से कर लोगे आप. नाउ अगेन एक्सप्लोजन हुआ, फिर से इसके दो टुकड़े हो गए, M1 एंड M2. तो M1 लेट्स से इस बार इधर को चला, तो डेफिनेटली M2 इधर को चलेगा, पक्का, है ना? M1 U1 का वर्टिकल कंपोनेंट एंड M2 U2 का वर्टिकल कंपोनेंट मस्ट बी सेम बिकॉज एक्सप्लोजन अकर्ड एट हाईएस्ट पॉइंट. और हाईएस्ट पॉइंट पे एक्सप्लोजन के पहले मोमेंटम था नहीं, तो एक्सप्लोजन के बाद भी नहीं होगा. एंड M1 U1 का हॉरिजॉन्टल प्लस M2 U2 का हॉरिजॉन्टल मस्ट बी इक्वल टू ओरिजिनल बॉम्ब का हॉरिजॉन्टल मोमेंटम. इट्स ओके. अब इस केस में डेफिनेटली ये जो M1 है ये ग्राउंड पर पहले लैंड कर जाएगा. ये जो M2 है ये ग्राउंड पर थोड़ी देर के बाद लैंड करेगा क्योंकि ऊपर से टहल के आ रहा है. तो जब तक तो दोनों हवा में है, M1 भी M2 भी, तब तक तो इन दोनों का COM उसी रास्ते पे चलेगा. बाद में अपनी चाल बदलेगा जब M1 ग्राउंड पे लैंड कर जाएगा. तो नाउ द क्वेश्चन इज, अब इन दोनों का जो COM है, ओरिजिनल बॉम्ब ने जहां लैंड करना था वहां लैंड करेगा या थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे? फिर खेल क्यों? मन किया मेरा. ये तुम कैसे कह सकते हो? M1 भी तो आगे आके लैंड हुआ है. तो अब मुझे ये बताओ कि इन दोनों का COM, ये तो पक्का है इन दोनों का COM अब वहां लैंड नहीं करेगा जहां पे ओरिजिनल ने, क्योंकि ओरिजिनल, इन दोनों का COM ओरिजिनल बॉम्ब की ट्रेजेक्टरी को तभी तक फॉलो करेगा जब तक M1 भी हवा में है. जैसे ही M1 ने ग्राउंड को हिट किया, मान लो वो रुक गया, एज्यूम दैट. अब COM इन दोनों का पक्का वहां तो नहीं लैंड करेगा जहां पे ओरिजिनल लैंड करना था. आगे या पहले? डायग्राम बनाओ पहले. बोलो राघव. आगे. क्यों? वर्टिकल.
नोट कर लो, देखते हैं कौन एकदम टू द पॉइंट आंसर देता है। नहीं, वो तो अलग कहानी है। वो था क्वेश्चन एक्सप्लोजन में कितनी एनर्जी रिलीज हुई, तो तुम एक्सप्लोजन के ठीक पहले ओरिजिनल वाले बॉम्ब की काइनेटिक एनर्जी देखो, एक्सप्लोजन के ठीक बाद इन दोनों की देखो, ठीक बाद, थोड़ी देर बाद नहीं, फिर तो ग्रेविटेशनल भी कम होके काइनेटिक, ठीक बाद इन दोनों की काइनेटिक देखो, उनका डिफरेंस, उसका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है ना। चलो देखते हैं, लिख लो। ओरिजिनल बॉम्ब एक्सप्लोड्स अगेन एट हाईएस्ट पॉइंट, अगेन क्यों लिखना, बस लिख लो ओरिजिनल बॉम्ब एक्सप्लोड्स एट हाईएस्ट पॉइंट original bomb explodes at the highest point and just after explosion fragments are moving as shown. Fragments are moving as shown. Now, if COM of fragments, now if, एक मिनट बेटा मैं भी फिर शुरू कर दूं, तो पार्ट्स में जाएगी। आप लोग को लिखवा देता हूं क्वेश्चन ये पूरा, फिर ऑनलाइन उनको भी लिखवा दूंगा। नाउ इफ COM ऑफ फ्रेगमेंट्स फॉल्स एट अ डिस्टेंस x, COM of fragments falls at a distance x, then find x greater than r less than r। बस इतना बता दो। आर्यन बेटे एक मिनट में तुम लोगों को डिक्टेट कर रहा हूं आज, जस्ट यार ये 40 मिनट बाद दोबारा ये फेज आएगा, आप लोग ट्राई करो, मैं डिक्टेट कर देता हूं, एक बार देना बेटा क्रिश। आर्यन बेटे क्वेश्चन एक बार ही नोट करना है, कर लेना। कहां तक नोट किया था आर्यन? अच्छा, original bomb exploded at the highest point and just after explosion fragments are moving as shown. Now COM of fragments falls at a distance x. Now COM of fragments falls at a distance x. Then find x greater than r or less than r. कोई काम, ये M1 M2 में कौन भारी कौन, इसका कोई जरूरत नहीं है। ग्रेटर देन आर क्यों अनमोल? दोनों आगे गए हैं तो नहीं, ये कोई लॉजिक नहीं हुआ, ये तो मतलब अच्छा फिर इस हिसाब से तो जब तक ये दोनों हवा में थे तब तक तो वहीं चल रहा था। तुम्हारा लॉजिक तो जब तक ये दोनों हवा में है उस पर भी वैलिड होना चाहिए। ठीक है, सही से देखिए कौन बताता है मुझे। हाँ हाँ हाँ, जब तक ये दोनों बॉम्ब, ये दोनों टुकड़े हवा में है, COM का एक्सेलरेशन भी जी। एक ऐसे एक क्वेश्चन सुनो, एक क्वेश्चन सुनो ऐसे, आदि तुम बताना बेटे।
यहां से एक पार्टिकल को मैंने प्रोजेक्ट किया हॉरिजॉन्टली, ठीक, हॉरिजॉन्टली। आज यार ये टहला टहली हो रही है पूरी, तो कोई बात नहीं, तुम लोग का भी परसों टेस्ट अलग ही टॉपिक है, कल फिर ध्यान रखना हो 10 बजे वाला टाइम। कोई मैच तो नहीं इंपॉर्टेंट कल ना? नहीं है कल 10, ठीक है। डाउट डिस्कस करेंगे, जो भी डाउट्स हैं वर्क पावर के, सीयूएम कोलिजन, व्हाटएवर, सीयूएम कोलिजन तो है नहीं, वर्क पावर तक ही है ना, तो जो भी डाउट है डिस्कस करना। आदि मुझे इस सवाल का जवाब दो। यहां से हमने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, ग्रेविटी की वैल्यू 10 है, तो ग्रेविटी की वैल्यू 10 है, तो ये पार्टिकल यहाँ पे आके लैंड कर गया, ठीक। लेट अस से अब यहां से फेंका पार्टिकल को, यहां तक आते आते तो ठीक है, यहां जैसे ही पहुंचा था ये, ग्रेविटी की वैल्यू मानो कुछ वजह हुई, एकदम से 10 से घट के 8 रह गई ग्रेविटी की वैल्यू। यहां से यहां तक ग्रेविटी की वैल्यू 10 थी, यहां पे आते ही ग्रेविटी की वैल्यू एकदम से 10 से घट के 8 रह गई। तो अब ये इस पाथ से आगे जाएगा या पीछे जाएगा? ग्रेविटी की वैल्यू एकदम से कम हो गई, क्यों आगे? कम हो गया। हॉरिजॉन्टल पे कोई असर पड़ा नहीं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अभी भी इसकी उतनी ही थी। अगर ग्रेविटी 10 की 10 रहती या ग्रेविटी एकदम से कम हो गई, हॉरिजॉन्टल मोशन पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, बट वर्टिकल पुल घट गया, तो अब ये नीचे स्लो रेट से आएगा, तो टाइम ज्यादा लगेगा अब इसको नीचे आने में। जैसे अगर मान लो यहां से यहां तक, लेट्स से दिस पॉइंट वाज बी, दिस पॉइंट वाज ए, बी से सी तक आने में इसको मानो 2 सेकंड लगते थे, अब इसको बी से नीचे तक आने में 2 से ज्यादा टाइम लगेगा और टाइम ज्यादा लगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही थी, तो ऑफ कोर्स डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल कर जाएगा। ओके, सेम थिंग विल हैपन हियर। यहां पे जब तक तो ये दोनों फ्रेगमेंट्स हवा में है, तब तक तो सीयूएम का एक्सेलरेशन भी क्या होगा? जी। तब तक तो सीयूएम उसी रास्ते पर चलेगा जिस रास्ते पर ओरिजिनल अनएक्सप्लोरेड पीस ने चलना था। जैसे ही M1 ग्राउंड को स्ट्राइक कर गया, एंड वी आर एज्यूमिंग दैट M1 जैसे ही ग्राउंड को स्ट्राइक करा रुक गया, तो M1 जैसे ही रुक गया, अब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? M1 इंटू A1, A1 तो 0 हो गया, रुक गया ना, प्लस M2 इंटू A2 अपॉन M1 प्लस M2, और डेफिनेटली ये एक्सेलरेशन जी से कम है, इट इज M2G अपॉन M1 प्लस M2, ये तो G से कम है, तो इसका मतलब अब सीयूएम का एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में एकदम से G से घट गया, जैसे वहां 10 से घट के रह गया 8। तो अब यहां के बाद सीयूएम ने बजाय ऐसे जाना था, ये थोड़ा सा ऐसे चला जाएगा आगे, लाइक दिस, आगे जाके। अब वो कंसेप्ट मत लगाना कि ये फ्रेगमेंट यहां गिरा वो वहां गिरा, तो M1x1 प्लस M2x2 बाय M1 प्लस M2 इक्वल टू R, क्योंकि अब सेंटर ऑफ मास R पे नहीं गिरा, थोड़ा आगे जाके। सीयूएम R पे जाके कब गिरेगा? जब हाईएस्ट पॉइंट पे कुछ ऐसा एक्सप्लोजन हो कि सारे टुकड़े हॉरिजॉन्टल चल रहे हो, सो दैट सारे ग्राउंड पे एक साथ आए, तो सीयूएम भी उसी टाइम आएगा, उस केस में सीयूएम R पे गिरेगा। इज दैट ओके? समझ? इस तरह से कुछ भी ऐड कहने को एक लाइन में खत्म हो जाता है। ये मोमेंटम जस्ट बिफोर, मोमेंटम जस्ट आफ्टर, सेम, बस इतना सा था इसमें मेनली, तो नई चीज, बाकी तो सब वही प्रोजेक्टाइल और सीयूएम सब है। ओके, नोट कर लो इसको। M1 के ग्राउंड पे लैंड होने के बाद सीयूएम का एक्सेलरेशन घट के कितना रह जाएगा ईशान बेटे? M2G बाय M1 प्लस M2। ओके, अभी क्लियर है पॉइंट? यस सर। ओके बेटा, वो समझ गए थे ना आप लोग? मैंने वो बताया नहीं था कि अगर किसी मास में से कुछ टुकड़ा हटा दें तो सीयूएम कैसे ढूंढते हैं? M1x1 माइनस M2x2 अपॉन M1 माइनस M2। M1 क्या होता है? ओरिजिनल मास। X1 क्या होता है? ओरिजिनल का CUM। M2 रिमूव्ड मास, X2 रिमूव्ड का CUM। कर लोगे ना पक्का? ठीक है, क्योंकि वो एज सच प्रॉपर हमने हेडिंग के साथ नहीं लिखा था, बट इट्स सिंपल। ऐड करते हैं तो M1x1 प्लस M2x2, हटाया तो माइनस। ओके, जैसे इन क्वेश्चंस को ना आप डिफरेंट वे में ऐसे भी कर सकते हो, जैसे ये रिमूव्ड वाला ही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं आपको, देखना। जैसे लेट्स से 2 क्वेश्चन करेंगे, एक ये और एक टेस्ट का।
ये मान लो डिस्क है, ठीक है, दिस डिस्क, इस डिस्क का ओरिजिनली मास था m, क्लियर, इस डिस्क, इसका रेडियस था r, इसमें से हमने इतना टुकड़ा रिमूव कर दिया, इतना पीस हटा दिया। तो डायग्राम से क्लियर दिख रहा है जो पीस आपने हटाया उसका डायामीटर ओरिजिनल के रेडियस के बराबर है, ये बचा हुआ पार्ट है ऐसे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है भाई बचे हुए का CUM यहाँ पीछे पीछे आ जाएगा ना, इधर यहाँ से टुकड़ा हटाओगे तो CUM इधर जाएगा, CUM हैवियर साइड को शिफ्ट मारता है। आप एक और डिस्क ला के यहाँ पे रखते तो CUM उधर शिफ्ट होता, रिमूव ना करते, एक और डिस्क के ऊपर एक और डिस्क, ऐसा क्वेश्चन दिया था मैंने टेस्ट में था आई थिंक, r रेडियस की डिस्क के ऊपर r/3 रेडियस की एक और रख दी, ऐसा ही था ना। तो वहां m1x1 प्लस m2x2 करना था, यहाँ हटा दिया। तो अगर मुझसे पूछा गया बताओ बचे हुए हिस्से का CUM कहाँ है, सो हाउ आई विल सॉल्व, आई विल राइट x कोऑर्डिनेट ऑफ CUM इज एट m1x1 माइनस m2x2 अपॉन m1 माइनस m2, ये फॉर्मूला लगाया, देख लो फिर नोट कर लेना आप आराम से। क्वेश्चन सिंपल ही है, फ्रॉम अ डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r अ सर्कुलर पोर्शन इज रिमूव्ड एज शोन। लिख ही लो क्वेश्चन, डायग्राम बना लो पहले, क्वेश्चन लिख लो, फिर मैं सॉल्व करता हूं, आप देखो। फ्रॉम अ डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r, फ्रॉम अ डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r, a circular portion of radius r/2, a circular portion of radius r/2 is removed as shown. A circular portion of radius r/2 is removed as shown. Find position of COM of remaining disk. Position of COM of remaining disk. ठीक, तो इसमें हमने ये फॉर्मूला लगाया, गुरनूर बेटे व्हाट इज XC, बची हुई डिस्क के COM का X, M1 M2 वो समझ ही गए, ओके। सो नाउ व्हाट वी आर राइटिंग, M1 की जगह लिख देंगे M, ठीक। ओरिजिन हम अपने हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं, लेट अस से दिस इज ओरिजिन। आप बोलो नहीं सर क्या इसको ओरिजिन मान लें, योर चॉइस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमने ओरिजिन मान के चला, तो इस जगह के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0 0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, r/2, 0। M1 यानी पूरी डिस्क, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, ओरिजिन। M2 यानी रिमूव्ड हिस्सा, रिमूव्ड हिस्से का मास क्या होगा दक्ष, m/4, डिस्क है, मास इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, रेडियस आधा तो एरिया 1/4 ना। यही अगर मैं कहता तंसीम बेटे सॉलिड स्फीयर है m/8, मास इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तार वगैरह होगी तो मास इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ओके। तो ये m/4 और इस हिस्से का COM कहां पे था, r/2, so this into r/2 अपॉन m माइनस m/4, इजियर मेथड है। यहां से क्या आंसर आ जाएगा, माइनस ऑफ, क्या आंसर आएगा देखना तो, 3m/4, 4 4 कैंसल, माइनस r/6 आई थिंक, मतलब बचे हुए हिस्से का COM कहां पे चला जाएगा, यहां से r/6 लेफ्ट को इधर। इट्स ओके, क्लियर है एकदम, केशव नहीं क्लियर है, पक्का नोट करो इसको। जो बची हुई डिस्क है ना उसका COM r/6 लेफ्ट को भागेगा, लेफ्ट को ही भागना चाहिए, नोट करो इसको। एक बार बेटे और मीटिंग में थोड़ा डिस्टरबेंस आएगा, अराउंड 6:30 के आसपास, ध्यान रखना। ये शीट संडे टेस्ट के बाद सॉल्व करना, ठीक है। संडे टेस्ट 10 12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन ढूंढ के तसल्ली से करने हैं। अब देखो इधर इसका दूसरा मेथड नोट कर लिया श्रेया, ओके, माइनस r/6 आ गया। दूसरा मेथड देखो, ऐसे भी सोच सकते हैं, इस दूसरे मेथड से वो जो क्यूब वाला क्वेश्चन टेस्ट में दिया था ना, वो अच्छा क्वेश्चन था, वो बड़े आराम से सॉल्व होगा। हटा दूं,
आप ऐसे कर सकते हो, बताओगे कोई और दूसरा मेथड? देखो M1 का CUM इज एट x1, M2 का CUM इज एट x2, तो दोनों का कंबाइंड CUM कहाँ होगा? M1 x1 प्लस M2 x2 बाय M1 प्लस M2। आप इसको दो टुकड़ों में देखो, मान लो ये बचा हुआ पोर्शन है और ये रिमूव करने वाला पोर्शन है, इसको हमने रिमूव कर देना है, ठीक, मैंने वापस लाके लगा दिया उसको। तो इस बचे हुए पोर्शन का और ये जो पोर्शन तुमने अभी हटाना है, इसको अगर मैं M1 मानूं, इसको अगर मैं M2 मानूं, तो इन दोनों का कंबाइंड CUM ये है कि नहीं? मान लो बचे हुए पीस का CUM ये रहा, ये बचे हुए का CUM है, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज x ही तो ढूंढना है मुझे यही तो बताना है ना, बचे हुए हिस्से का CUM, ये बचे हुए हिस्से का CUM है, ये किसका CUM है? पूरी डिस्क का, और ये किसका CUM है? रिमूव्ड पार्ट का। तो बचे हुए पार्ट को मानो M1, रिमूव्ड पार्ट को मानो M2, तो इन दोनों का कंबाइंड CUM फिर ये नहीं होना चाहिए। तो आई कैन राइट व्हाट? x कोऑर्डिनेट ऑफ CUM इज M1 x1 प्लस M2 x2 अपॉन M1 प्लस M2, हाँ या ना? ये प्लीज अब मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पे M1 में क्या मान रहा हूं? बचा हुआ पार्ट, M2 में क्या मान रहा हूं? रिमूव्ड पार्ट। तो उन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं वापस से, तो मुझे पूरे डिस्क का CUM मिलेगा, और पूरी डिस्क का CUM तो ओरिजिन पर है, यानी ये क्या हो गया? 0। M1 कितना था? 3m/4, x1 कितना था? -x, लेफ्ट को है ना। M2 कितना है? m/4, x2 कितना है? r/2 अपॉन M1 प्लस M2 कितना है? m। ये m इंटू 0 ये हो गया 0, दिस इज इक्वल टू -3 mx/4 प्लस mr/8। तो यहां से क्या आ जाएगा? 3mx/4 इज इक्वल टू mr/8। तो ये m कैंसल, x की वैल्यू कितनी आ गई? r/6। आप कहोगे सर एफर्ट तो सेम ही है, कौन सा कम था? बट पता है कम क्यों है? आप देखते हो M1 पड़ा है x1 पे, M2 पड़ा है x2 पे, और उन दोनों का CUM पड़ा है ओरिजिन पे। M1 कहाँ है? x1, M2 कहाँ पे है? x2, और उन दोनों का CUM कहाँ है? ओरिजिन। यू कैन से M1 x1 इक्वल टू M2 x2, वही हो रहा है, देख लो, M1 x1 इज इक्वल टू M2 x2 है। M1 क्या था? 3m/4, x1 क्या था? उसका x कोऑर्डिनेट, M1 x1 इज इक्वल टू, क्योंकि ये 0 आ गया ना बच्चे, तो ये 0 आ गया, देखो M1 प्लस M2 इंटू दिस 0 हो गया, यानी M1 x1 प्लस M2 x2 0, यानी M1 x1 इक्वल टू माइनस M2 x2। वो माइनस को मैंने मैग्नीट्यूड वाइज कर दिया। अगर मुझे दो मासेस का CUM ओरिजिन पर दिख रहा है, दो मासेस का CUM कहां दिख रहा है? ओरिजिन, तो पक्का एक निगेटिव x पे होगा, एक पॉजिटिव x पे, तभी तो ओरिजिन पे आएगा। दोनों ही पॉजिटिव x पे पड़े हो तो CUM भी तो पॉजिटिव x पे होगा। सो अगर दो फ्रेगमेंट्स का CUM ओरिजिन पर है, डायरेक्टली राइट यार, M1 x1 इक्वल टू M2 x2। समझ में आई बात या नहीं? तो यूजिंग, आप बोलोगे ओके, वो बचा हुआ टुकड़ा, ये वाला टुकड़ा, इन दोनों का CUM ओरिजिन पे है, M1 x1 इक्वल टू M2 x2, डायरेक्ट, समझ गए ना? ऐसे ही क्यूब वाला करूंगा मैं सॉल्व। ओके, पक्का? इट इज क्लियर है ना? नोट करो इसको भी, अपने हिसाब से लिख लो जो लिखना चाहते हो। और ये चीज दो से ज्यादा पे भी वैलिड है। मान लो 4 टुकड़े हैं, 4 हैं, एक और 4 पीसेज हैं, M1 M2 M3 M4। M1 M2 M3 पड़े हैं निगेटिव x पे, M4 पड़ा है पॉजिटिव x पे, और चारों का CUM है ओरिजिन पे। तो जो निगेटिव पे पड़े हैं उनका समेशन mx इज इक्वल टू जो पॉजिटिव पे पड़ा है दैट mx। ओके, नहीं समझ में आई बात? ये सब चीजें प्रैक्टिस के बाद आती हैं, और अगर मैं ये बता दूं ना, ये पता है नुकसान हो जाता है फिर ना, जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी ना उन पे ये ओवरलोडिंग हो जाती है, फिर बदहजमी हो जाती है ना, मतलब आदत नहीं हो ज्यादा खाने की, पेट जैसे तो दिमाग भी वैसे ही हमारा, आदत नहीं है खाने की, ठूस लेंगे जब तो बदहजमी होगी। ब्रेन के साथ भी वही है, इतना कंटेंट अब आप इसको ग्रैस्प नहीं करोगे तो बेसिक भी हिल जाएगा, तो इसीलिए गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए पता आप में से कैसे, अरे यार सिंपल एनसीईआरटी पढ़ लेता, मेरे तो 60 में से मेरे तो 10 नंबर ही आए, तो 20 तो मैं वैसे ही ले आता। वो इसीलिए क्योंकि आप कम पढ़ते, कम अच्छे से हजम भी होता, अच्छे से आउटपुट भी आता, बट वो कम से फिर ना वो जेई नीट वो क्लियर नहीं होते। फिर वो करने के लिए आपको ये कंटेंट तो समझना पड़ेगा, और फिर ना टाइम नहीं देते बेटे, वो प्रॉब्लम है बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप भी बहुत सिंसियर बच्चे हो, टाइम मांगती है ना ये चीजें,
टाइम हम थोड़ा 9वीं 10वीं तक आदत होती है, 1-2 दिन पहले खत्म, क्योंकि सेम टाइप क्वेश्चन आते हैं। अभी यहाँ पे दिमाग चलाना पड़ता है थोड़ा सा, वो कईयों को आदत आने में थोड़ा टाइम लग जाता है, होता ही, इट इज अ नॉर्मल थिंग, तो यू हैव टू फेस इट। ठीक है, बाकी गर्ल्स का बहुत कोटा है, मेरी बात मानना, याद रखना। ये आईआईटी में रैंक आप लोग की अच्छी खासी ला सकते हो, अगर ठीक ठीक रैंक भी ले गए आईआईटीज मिल जाते हैं कंप्यूटर साइंस बड़े आराम से। ऐसे मैंने कई इस साल एग्जाम्पल देखे हैं। ठीक है, परिसा ठाकुर, जो कोई उम्मीद ही नहीं थी, वो लास्ट के क्लासेस में मैंने चलो कोई बात नहीं, जेई मेन में ही अच्छा कर ले, उसकी रैंक आ गई। अभी कंप्यूटर साइंस किसी नए आईआईटी में, गुड इनफ। और लॉन्ग रन में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो कई बड़ी बड़ी कंपनियां भी है, दे वांट कि भाई इक्वलाइजेशन हो, गर्ल्स की फोर्स ज्यादा हो, तो भाई मौका उठाओ ना। आप लोग भी फिर मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी भाई, मजबूरी है, क्या करे। हाँ हाँ, वो देख लो तुम तुम्हारे लिए ऑप्शन है, तो नोट करो इसको। ठीक है, ध्यान रखना। अब इससे रिलेटेड वो क्यूब वाले क्वेश्चन को लिए मैं आपको ये वाले मेथड से करना, क्यूब वाला क्वेश्चन। देखते हैं कौन आंसर देता है। टेस्ट में किससे किससे सही हो गया था बोला? क्यूब के 8 टुकड़े थे, 8 में से एक निकाल दिया था हमने। एक क्यूब है, अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ये हमारे पास एक क्यूब है ऐसे, ठीक है। बातें नहीं बेटे, ध्यान से सुनो। डायग्राम में पूरा उस समय मतलब वो पूरा 3D डायग्राम वगैरह बनाने में टाइम वेस्ट होगा, आप अपना इमेजिनेशन चलाओ और सिचुएशन को समझो। 8 छोटे छोटे क्यूब जोड़ के हमने ऐसे एक बड़ा क्यूब बना दिया, बना सकते हैं। केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट में सब आया होगा थोड़ा बहुत, नहीं? सॉलिड स्टेट अभी पढ़ा नहीं, अच्छा कोई बात नहीं। तो 8 छोटे छोटे क्यूब जोड़ के हमने ये एक बड़ा क्यूब बनाया, तो ओके, 4 ऊपर है 4 नीचे, यूनिफॉर्म है। इन 8 का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? एकदम अंदर मिडिल में होगा ना। एक टुकड़ा निकाल दिया तो बचे हुए 7 का COM ओरिजिनल वाले COM से कितनी दूर चला जाएगा? Assume that the edge length of this smaller cube is A, smaller one की, स्मॉलर की एज लेंथ A है, बड़े वाले की एज लेंथ 2A। ठीक, हमने एज लेंथ A के 8 छोटे छोटे क्यूब लेके एक बड़ा क्यूब बनाया, उसमें से अब एक को हटा लिया। सो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ COM ऑफ द रिमेनिंग 7 फ्रॉम द सेंटर? इमेजिन तो कर पा रहे होगे इतना तो, है ना? करो, बताओ, करो बेटे करो। टेस्ट पेपर का क्वेश्चन है ये। गुरनूर हो गया था बेटे टेस्ट में? नहीं, कोई बात नहीं, टेस्ट में ऐसे 5-7 क्वेश्चन तो आते ही हैं जो चैलेंजिंग, जो आप कर लो तो फिर मजा भी बढ़ाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। संडे टेस्ट वही 25 क्वेश्चन होंगे, ईच सब्जेक्ट 25। ओके, आप लोग भी निर्भय कोशिश करना, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तो करना कम से कम। और कुछ और टाइम के बाद फिर नीट पैटर्न का अलग पेपर होगा, जैसे +2 का तो अलग ही चलता है, नीट पैटर्न का अलग ही, वही 45-50 क्वेश्चन जो भी है, और ये जेई मेन पैटर्न पूरा। अभी बताओगे बेटा? अभी सुन रहे हो? ट्राई कर रहा हूँ। करो बेटे करो। तुमने टेस्ट को दिया नहीं था? रैंक पीछे आई तुम्हारी बढ़िया। मृदुल यार तुम्हारी रैंक भी काफी पीछे चली गई थी 22 पे। चलो रैंक से मुझे अभी मतलब नहीं है, एब्सोल्यूट मार्किंग अच्छी होनी चाहिए। राघव 44 मार्क्स, ठीक है। वंशिका बेटे इम्प्रूव, संडे वाले टेस्ट में 100 मार्क्स है ना, 25 क्वेश्चन, 100, 40-50 आने चाहिए बेटे। ठीक है साम्या, कोशिश करो 40-50 की रेंज में मार्क्स आए एटलीस्ट। प्रोजेक्टाइल और टेस्ट का जो पर्पस था वो एक्चुअली अब तक पूरा हो गया होना चाहिए आपका, जो दिवाली ब्रेक में पर्पस था, रिवीजन थोड़ा थोड़ा ही सही तो गया, टेस्ट का पर्पस गया। अब आप चाहोगे कल बैठ के हम सब रट्टे घोट के एकदम आ जाए परसों, पर्पस गया टेस्ट का। फिर बेटा आप लोग इन टेस्ट का पर्पस असली नहीं समझते हो। ये थोड़ा ना होता है एक दिन पहले रिवाइज करके आ गए, हर दिन 2-2 घंटे टाइम देना, और आप बोलो एक दिन बैठ के हम 5 दिन के बराबर का 10 घंटे का टाइम दे देंगे, नो वे यू कैन कंपेयर। तो करो ट्राई बेटे, ये सब चीजें आगे से ये ना हो।
टेस्ट है, हम कोशिश करेंगे 1 वीक पहले ही अनाउंस हो आपको। आप थोड़ा थोड़ा टाइम निकालो उसके लिए, चैप्टर बाय चैप्टर ही चलेगा, बट ये बीच में ये वाले भी क्यूमुलेटिव तो आएंगे ही। देखो इधर कैसे करेंगे, बता दूं? ये एक वो छोटा वाला टुकड़ा बना दिया मैंने, ठीक। मान लो ये पॉइंट था 8 का सेंटर, ये पॉइंट पे 8 का सेंटर ऑफ मास था। इसको मान लो m1, बाकी 7 को मान लो m2। समझ गए? एक तरफ ये अकेला m1 और एक तरफ वो 7 m2। इस अकेले और उन 7 का कंबाइंड COM ओरिजिन पर है, ये ओरिजिन मान लो। सो कैन आई राइट m1 x1 इक्वल टू m2 x2, है ना। इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर है? इसके बॉडी डायगोनल के मिडिल में होगा कि नहीं होगा? a√3/2। क्यूब का बॉडी डायगोनल कितना डिस्टेंस होता है, लेंथ होती है a√3, तो उसका आधा यानी ये डिस्टेंस कितना आ गया, a√3/2। बाकी 7 का सेंटर ऑफ मास मानो यहां पे है, ये मान लो 7m x, बस हो गया। m1 x1 इक्वल टू m2 x2, सो m इंटू a√3/2 इज 7m टाइम्स x। x आ गया, खत्म। जो बचे हुए 7 है उनका COM ओरिजिनल वाले 8 के सेंटर ऑफ मास से x पीछे चला गया है। आदि क्लियर है ना बेटा? पक्का? सचमुच? झूठ नहीं बोल रहे ना? m1 x1 इक्वल टू m2 x2 हो गया, वन लाइनर। क्लियर है कि नहीं? नॉर्दम नहीं समझ में आई बात? ये नहीं, ये नहीं समझ आया? क्या डाउट है, बोलो बेटा। 8 में से एक टुकड़ा हटाओगे तो बाकी 7 का COM थोड़ा पीछे जाएगा। जैसे डिस्क में से ये हिस्सा निकाला था तो COM पीछे गया था ना, तो 8 में से जब एक टुकड़ा निकालोगे तो बाकी, ये वो एक टुकड़ा है जो मैंने हटाना है, बाकी 7 मैंने यहां बनाए नहीं। जब 8 थे तो सेंटर ऑफ मास यहां था, जब इस टुकड़े को मैं हटाऊंगा तो बाकी 7 का COM पीछे भागेगा, भागेगा। मान लो बाकी 7 का COM यहां आ गया, इस 8वें का COM यहां पे था, अब इसका और बाकी 7 का मिला के COM ओरिजिन पे, सो m1 x1 इक्वल टू m2 x2। ओके, क्योंकि वैसे करने जाओगे टाइम लग जाएगा। ओके, लॉ टेस्ट के कुछ 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, आपको रियलाइज होगा कि भाई ऐसे कुछ खास भी नहीं थे, बस जरूरत होती है सही ढंग से सोच पाने की। बाकी इसके कोई और डाउट्स हैं वो भी मुझे बता देना आप। एक क्वेश्चन में आई थिंक राधिका आप सही कह रहे थे, वो करेक्शन है, जिसमें वो 5 ब्रिक्स थी ना 5 ब्रिक्स, उसका आंसर कितना बना था, 33L/50 बन रहा है शायद, वो मैं चेंज करा के ही मार्क्स भेजूंगा। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन था, आप टेस्ट पेपर ओपन करना, टाइम वेस्ट ना करो, मैं समझा दे रहा हूँ, नंबर बढ़ जाएंगे उससे। टेस्ट पेपर हाँ वो फिर अगली क्लास में मंडे दे देंगे, है ना। करेक्शन मैं ये करवा दूंगा एक, कोई और करेक्शन आपके दिमाग में आता है? क्वेश्चन पेपर तो मिल गया होगा सेम डे? नहीं, क्वेश्चन पेपर तो सेम डे आप ले गए थे? नहीं, वो क्योंकि 2 स्लॉट में था ना इसलिए ले लिया होगा। तो बेटे आदि जरा बाहर बोल दो संजय सर को कि क्वेश्चन पेपर्स दे दो लास्ट वाले टेस्ट के आप लोगों को वापस। ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में कह रहा है 2 पर्सन है ए और बी। ये क्वेश्चन ऐसे है, देखना इधर, ये एक प्लैंक है, ये प्लैंक है 40 kg का, एक पर्सन ए यहां पे खड़ा है, ये भी 40 kg का पर्सन है, और एक पर्सन बी खड़ा हुआ है मिडिल में प्लैंक के, ये 60 kg का पर्सन है। ए एंड बी, बी इज एट द मिडिल ऑफ द प्लैंक, ए इज एट द लेफ्ट, सरफेस ऑफ द प्लैंक इज स्मूथ, system is initially at rest, masses are as shown, A and B starts moving such that the position of B remains fixed with respect to ground, then जब ये दोनों मिलेंगे कहां पे मिलेंगे? तो ये क्वेश्चन ऐसे है, देखो इधर ध्यान से आराम से समझो। ये सिचुएशन है, शुरू में सब कुछ रुका है, ये सब लॉजिकली आपने सोचना होता है, ये भी रुका है, ये भी रुका है, ये भी रुका है, तो COM भी रुका है बाहर से कोई फोर्स है नहीं, तो COM जहां है वहीं रहेगा। ये सब मैंने सिखाया है ना सोचने के लिए, COM जहां है वहां रहेगा। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, राइट साइड जाने वालों का समेशन mx इज इक्वल टू लेफ्ट साइड जाने वालों का समेशन mx, सिखाया है ना। अच्छा है तो 3, बट क्वेश्चन कह रहा है कि बी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहा,
प्लैंक के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है। प्लैंक पे देखोगे तो वो चल रहा होगा, बट इट इज लाइक दिस, वो प्लैंक पे 2 सेंटीमीटर उधर गया और प्लैंक 2 सेंटीमीटर वापस आ गया, तो बंदा तो वहीं पहुंच जाएगा ना। समझ में आ रही है बात? आप किसी मूवेबल सरफेस पे 2 सेंटीमीटर ऐसे आगे गए और वो सरफेस 2 सेंटीमीटर पीछे आ गई, आप तो वहीं के वहीं रह जाओगे। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि ए और बी वैसे तो चल रहे हैं प्लैंक पे, बट जो बी है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं चल रहा, तो बी यहीं का यहीं रहेगा। क्वेश्चन देखना कैसे एक लाइन में हो जाएगा। तो बी अपनी जगह पे ही है, बी तो नहीं चला है ना, यानी ए अगर राइट को गया है तो पक्का प्लैंक लेफ्ट को गया होगा, हाँ या ना। ए तो पक्का, ए उधर तो जाएगा नहीं ना, ए तो राइट को ही चला होगा, तो प्लैंक किधर गया होगा, लेफ्ट। और ए और प्लैंक दोनों का मास बराबर है और सीओएम हिल नहीं रहा अपनी जगह से, तो जितना ए आगे गया होगा प्लैंक भी तो उतना ही पीछे गया होगा। और क्वेश्चन कह रहा है ए बी को आके मिला है, यानी ए कितना मूव करके गया आगे, ए यहां पहुंच गया, यानी ए कितना ट्रेवल कर गया अपनी इस जगह से, प्लैंक की लेंथ का आधा, तो प्लैंक भी आधा ट्रेवल कर गया होगा इधर, तो यानी कि इस वक्त प्लैंक यहां पे नहीं होगा, ये दोनों कहां मिलेंगे, राइट एंड ऑफ द प्लैंक। लो ऐसे ही हो गया क्वेश्चन। ऐसे किसने सोचा, ऐसे ही नहीं, लेकिन ये सोचा खाली 2 ही चल रहे हैं, तीसरा नहीं चल रहा, और 40 मतलब कैलकुलेशन करी तक नहीं। ना बच्चे, इसका मतलब है 60 केजी राइट को चल रहा है। ये तुम्हारे दिमाग में बच्चे वंशिका क्यों आया कि 60 केजी लेफ्ट को 60 केजी वाला पर्सन प्लैंक पे ऐसे चल रहा होगा और प्लैंक उतना ही पीछे आ रहा होगा, तो बेचारा वो वहीं पहुंच जा रहा है। ओके, तो इजी हो गया ना। बी को क्यों देख रहे हो, अब बी को देखो ही मत, वो कह रहा है बी ग्राउंड के रिस्पेक्ट प्लैंक पे चल रहा होगा। अगर प्लैंक के रिस्पेक्ट में रुका रहता वो तो फिर प्लैंक के साथ उधर चला जाता ना। इट्स ओके, तो दोनों लोग ही चल रहे हैं। योर मीटिंग विल एंड। बेटा 10 मिनट बाद ये मीटिंग फिर शुरू करूंगा मैं, तो प्लीज ज्वाइन कर लेना सब लोग। ओके, क्लियर है? क्योंकि ये राइट साइड चल रहा है भाई, ए का मास भी 40, प्लैंक का मास भी 40, तो इसका मतलब जितना ए चला है राइट, प्लैंक उतना ही चला है लेफ्ट। और क्वेश्चन कह रहा है ए बी को आगे मिला है, तो ए प्लैंक की आधी लेंथ के बराबर चला है, तो प्लैंक भी उतना ही चला होगा, राइट हैंड पे मिल जाएंगे। ये लेवल पे आप में से हर कोई बच्चे सोच सकता है, बट प्रैक्टिस के बाद, और वो तब होगा जब डेली आप थॉट प्रोसेस दोगे। फर्क पड़ता है, एक दिन आप 6 घंटे पढ़ लो और 2-2 घंटे 3 दिन पढ़ो, देयर इज अ डिफरेंस, क्योंकि दिमाग में वो चीज फिर आपके घूमती है। 2 घंटे पढ़ने के बाद दिमाग नहीं रुकता है, दिमाग सोचता है चीजों को, फॉर सिंसियर स्टूडेंट्स। बाकी तो फिर पबजी में बिजी हो जाते हैं। अब हो गया, तो सिंसियर बच्चे वो टहल भी रहा होगा, उसके दिमाग में घूम रहा होगा प्लैंक ए बी, वो बच्चे आगे निकल जाते हैं। फिर मैम ये बांट देंगे या मैं ही दे दूंगा बच्चों को कॉल करके ना, आप मुझे दे दो, क्लास के एंड में बेटे दे देता हूँ ना, टाइम सेव कर लेंगे थोड़ा। ओके, और देखते हैं क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन मैं आपको टाइम दूंगा, आप सोचना। ये एक और ऐसे ही 3 पर्सन्स वाला ये भी क्वेश्चन है, अगला वाला 3 पर्सन वाला, तुम सोचना आराम से। भाई ए किधर गया है, राइट, और 2 ही बंदे चल रहे हैं, 2 बंदे नहीं, ए और प्लैंक, तो अगर ए राइट को गया है तो प्लैंक लेफ्ट को नहीं जाएगा, तभी तो सीओएम अपनी जगह पे रहेगा ना बेटा। 2 लोग दोनों ही राइट को गए तो सीओएम भी राइट को जाएगा उनका, ठीक है। ये यार तुमने उस दिन भी बोला था, उस दिन तो तुमने कमाल, ऐसे नहीं बेटे, 60 केजी तो अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा बच्चे। क्वेश्चन कह रहा है इट इज नॉट मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हमें विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भुवनेश सोचना था इसमें, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, 3 पर्सन ए बी एंड सी ऑफ मास 40 50 60। अब यहाँ पे 3 लोग हैं, फिर से प्लैंक, वैसा ही क्वेश्चन दिया था मैंने, ये प्लैंक फिर से स्मूथ सरफेस पे है, 3 लोग हैं ए बी सी, बी खड़ा हुआ है सेंटर पे, बी का मास है 50 केजी, ए और सी लेफ्ट राइट है, ए इधर है, ए का मास है 40 केजी, बी का मास है 50 केजी, और सी इधर है, सी का मास है 60 केजी। इस तरह से ये डिस्टेंसेस गिवन है 2 मीटर, ये डिस्टेंस भी 2 मीटर। आई थिंक ये जो एक्स्ट्रा लेंथ है प्लैंक की, इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, और प्लैंक है 90 केजी का, which is kept on a smooth surface. A and C exchange their position.
ठीक है, बी इज नॉट मूविंग नाउ रिलेटिव टू द प्लैंक। कह रहा है इस बार ये जो बी है ये प्लैंक के रिस्पेक्ट में नहीं, मतलब ये प्लैंक पे खड़ा रहेगा, तो प्लैंक जिधर जाएगा ये भी उधर ही जाएगा प्लैंक के साथ। तो इस केस में आप बी को और प्लैंक को सिंगल बॉडी मान लेना। जब बी और प्लैंक इकट्ठा चल रहे हैं, ट्रीट देम एज अ सिंगल बॉडी ऑफ मास 140। कह रहा है ए यहां आ गया, सी वहां चला गया, तो इस दौरान प्लैंक कितना मूव कर गया। सोचो फिर से एक बारी और बताओ, करो ट्राई। ए चल के सी की जगह पे आ गया, सी चल के ए की जगह पे, बी अपनी जगह से चला नहीं, तो प्लैंक के साथ साथ चला। वॉक नहीं किया उसने, तो प्लैंक के साथ साथ मूव करेगा, है ना। करो, सोचो बेटे। अभी कर लिया था ये वाला क्वेश्चन चेतना? अभी चेक करना पड़ेगा अगर सही बहुत है। चलो देखते हैं। चेतना आपने बेटा? वो तो क्या ठीक है बेटे, देखो एक बारी ऑनलाइन दिया होगा आपने तो ना? नहीं बेटा, ये 2-2 मीटर है, 40 मीटर चला दोगे, कहाँ पहुंचा दोगे यार, थोड़ा तो ध्यान दो। देखते हैं बेटा। ऑप्शन नहीं है, फिर तुमने क्या टिक मारा एबीसीडी में से? छोड़ दियोगे चारों? देखो इधर ध्यान से कर लो। मीटिंग में 2-4 मिनट बाद फिर से ज्वाइन कर लेना एक बारी। 4/7 तो है नहीं आंसर भुवनेश का भी। देखो इधर डायग्राम बना लेते हैं, ये ले लेते हैं रेफरेंस, इसको हम बेसिक तरीके से ही कर लेते हैं जिस तरह से हमने सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस करे थे। इसको ले लेते हैं रेफरेंस। साफ दिख रहा है? अभी गौर से मेरी बात सुनो, फिर बाद में बोलोगे सर ये आपने कैसे माना। भुवनेश सुनो ध्यान से, 40 kg वाला गया है राइट और 60 वाला आया है लेफ्ट, तो प्लैंक किधर गया होगा? राइट, क्योंकि भारी वाली चीज इधर आई है ना। सो टू कंपनसेट दैट प्लैंक किधर गया होगा? राइट। सो लेट अस से दैट प्लैंक राइट को चला गया बाय अ डिस्टेंस x, तो प्लैंक यहां आ गया। ये प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट हो गया, दैट इज x। ठीक है, यहां से मतलब हम इस एंड से ना ही एज्यूम करें, कंफ्यूजन होगा। व्हाट यू डू इज इसी जगह से एज्यूम करो, मतलब यहां जहां पे पर्सन ए खड़ा था ना, वहां से आप x मानो, क्योंकि ए और सी ने अपनी जगह प्लैंक के रिस्पेक्ट में एक्सचेंज करी है। जहां ए खड़ा था प्लैंक पे, वहां सी चला गया, जहां सी खड़ा था वहां पे ए आ गया। ओके, तो अब ये पर्सन, ये 2 मीटर में हटा रहा हूं, ये पर्सन आ गया सी। ठीक, प्लैंक कितना राइट को गया है? x, तो ये सी भी अब ओरिजिन से कितनी दूर होगा? x। हाँ या ना, इसमें कोई डाउट है किसी को? समझ में आ रही है बात? क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सोचो, ए और सी ने अपनी जगह अदला बदली करी है। सी चल के आगे यहां खड़ा हो गया जहां ए खड़ा था, बट इतनी देर में प्लैंक ही एक्स आगे चला गया, तो इसका मतलब सी का एक्स कोऑर्डिनेट अब ये होगा। एंड ए कहां पे पहुंच गया? ए यहां पे आ गया। ए का एक्स कोऑर्डिनेट अब क्या होगा? x+4। हाँ या ना? बोलो बेटा। मैं देखता हूं, सॉल्व करता हूं। माइनस आ रहा है तो मतलब लेफ्ट गया होगा, देख लेते हैं। एंड बी और प्लैंक वो यहां पर होंगे, बी तो अपनी जगह से हिला ही नहीं। ठीक है, तो बी और प्लैंक के लिए ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? x+2 आएगी कि नहीं आएगी? हाँ या ना? प्लैंक कितना मूव कर गया? x। ये पर्सन यहां से यहां आ गया, अगर प्लैंक हिलता नहीं तो वो ओरिजिन पे आ जाता, बट इस दौरान प्लैंक x आगे गया है, तो यानी अब इस पर्सन का नया कोऑर्डिनेट क्या है? x। इन दोनों का नया कोऑर्डिनेट क्या है? पहले 2 था, अब क्या होगा? x+2। इसका पहले 0 था, अब क्या होगा? ये यहां आ गया 4 और प्लैंक x आगे गया, x+4। इट्स ओके। सो नाउ पहले x कोऑर्डिनेट था 40 इंटू 0 प्लस 50 और 90, 140 इंटू 2
प्लस 60 इंटू 4 अपॉन टोटल मास। टोटल मास की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट साइड भी वही आएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये कौन है 60 kg वाला ना, तो 60 इंटू एक्स प्लस ये दोनों है 50 90 140 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 40 इंटू एक्स प्लस 4 अपॉन वही टोटल मास, वो कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी बस। इसको हमने एकदम उस फंडामेंटल वे से किया जहां से हमने सबसे पहले किया था कि भाई साहब सेंटर ऑफ मास पहले जहां था अभी भी वही है। ओके, ये मतलब इसमें कोई शॉर्ट मुझे नहीं दिख रहा, मे भी आपको दिख जाए कुछ शॉर्ट तरीका, दिख जाए तो बता देना। अच्छा, तो तुमने राइट वाला एक ही था 1/3 टूवर्ड्स राइट। हाँ ये तो बात है, तो ऐसे भी खेल सकते हैं भाई, 4 ऑप्शन में से 2 कह रहे हैं लेफ्ट, एक कह रहा है नहीं मूव करेगा, एक ही कह रहा है राइट, तो इतने से आने तो आपको बनना चाहिए कि भाई इतना तो देख लो, 40 वाला उधर गया है, 60 वाला इधर आया है, भारी बंदा इधर आया है, तो इसका मतलब प्लैंक को उधर जाना है, देयर इज ओनली वन ऑप्शन। बिल्कुल ठीक है, ऐसी स्मार्टनेस हम दिखा सकते हैं टेस्ट के टाइम पे, बट व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग एट होम प्रैक्टिस शीट तब ये मत करो, आ जाए दिमाग में इट्स गुड, बट फिर भी सॉल्व करके देखो फॉर योर ओन प्रैक्टिस। ठीक है, ऐसे ही किया था टेस्ट में, कैसे बेटा? अच्छा, ये इधर गया था 4 और प्लैंक इधर आया था x, तो 60 kg वाले का डिस्प्लेसमेंट हुआ 60 इंटू 4 माइनस एक्स, इधर को लेफ्ट, और दूसरी साइड आ जाएगा 140 इंटू एक्स प्लस 40 इंटू, वेरी गुड बेटे, वेरी वेरी गुड, बिल्कुल सही है, ये मैंने आप लोगों को सिखाया है। सेंटर ऑफ मास अगर मूव नहीं कर रहा तो राइट साइड जाने वालों का समेशन एम एक्स इज इक्वल टू लेफ्ट साइड जाने वालों का समेशन एम एक्स। ये तो आज 3 अच्छा बढ़िया है, सेकंड वाली मीटिंग रिकॉर्ड भी नहीं करी। ठीक है, नोट कर लो, इसको भी नोट करो, गुड बेटे गुरनूर, वेरी गुड। Recording in progress. नोट कर लो आप लोग, ये सेकंड वाला मेथड भी नोट करो। पूर्वा समझ गया ना ये मेथड, समेशन एम एक्स यूज किया है, 60 kg वाला गया है लेफ्ट, तो उसका मास इंटू, अब ये डिस्प्लेसमेंट है, इस वाले क्वेश्चन में ये एक्स कोऑर्डिनेट्स थे सारे, इस वाले इक्वेशन में ये डिस्प्लेसमेंट्स हैं सारे। 60 वाला किधर गया है लेफ्ट, 40 वाला और प्लैंक और मिडिल पर्सन किधर गए हैं राइट, तो लेफ्ट साइड जाने वालों का एम एक्स का प्रोडक्ट, राइट साइड जाने वालों के एम एक्स के प्रोडक्ट का समेशन इक्वल। ओके, वेरी गुड बेटे, नोट करो इसको। सेंटर ऑफ मास में थ्योरी में यही सारी चीजें हैं। ओके, ये एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्रिश बता देना बेटे, बच्चे आएंगे तो ना, 1 2 और अभी आने होंगे। ये क्वेश्चन देखो एक और, एट अ गिवन इंस्टेंट बॉल ए ऑफ मास 2 kg इज मूविंग अप एट 20। ये एक बॉल है ए, इसका मास है 2 kg एंड दिस इज मूविंग अप एट 20 meters per second, एंड बॉल बी ऑफ मास 3 kg इज मूविंग अप एट 10। ये दूसरी बॉल है बी, इसका मास है 3 kg एंड दिस इज मूविंग अप एट 10 meters per second। ये दोनों बॉल्स है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ बोथ द बॉल्स इन नेक्स्ट 2 सेकेंड। इजी क्वेश्चन था ये, कह रहा है अगले 2 सेकेंड में इन दोनों बॉल्स के COM का डिस्प्लेसमेंट तंसीम कैसे करेंगे, बताओ बेटे। ये इजी है बेटे, आपको बताना चाहिए।
अगले 2 सेकंड में इन दोनों बॉल्स के CUM का डिस्प्लेसमेंट। इजी है बच्चे बहुत। ऋषभ, पहले सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल लो, m1 v1 प्लस m2 v2 बाय m1 प्लस m2। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन तो g होगा, क्या ही निकालें, इसका भी g, उसका भी g, तो CUM का भी g हो गया। नाउ काइनेमेटिक्स, CUM की वेलोसिटी पता लग गई, टाइम 2 सेकंड है, एक्सेलरेशन पता लग गया, ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, खत्म बेटा। तो इजी क्वेश्चन है बहुत। सेंटर, कोई बात नहीं, हड़बड़ाना नहीं है, परेशान नहीं होना है, सोचना है। इजी क्वेश्चन, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, यू कैन सॉल्व इट। ओके, ये दोनों पार्टिकल टकरा भी, इवन मान लो मैं ऐसे क्वेश्चन दे दूं, मैं आपसे क्वेश्चन में कहूं, ये तो मैंने इजी दिया था, इसी को मैं चेंज कर दूं, मैं आपसे बोलूं कि देखना इधर, लेट्स से ये एक बॉल है, मास m, इसको मैंने यहां से रिलीज किया 0, ये एक बड़ी भारी सी बॉल है, मास 10m, इसको मैंने ऊपर फेंका 100 की स्पीड पे, ठीक, ऐसे क्वेश्चन दे दूं। ये दोनों बॉल बीच में कहीं टकराई, टकराने के बाद कंबाइंड मास थोड़ी देर के लिए और ऊपर गया, नेचुरली बहुत भारी थी ना बॉल, तो ये 10m बड़ी तेजी से गई, बॉल इसके साथ दोनों स्टिक कर गई, टकराने के बाद दोनों जस्ट लाइक च्युइंगम स्टिक कर गई एंड ऊपर गया सिस्टम। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय CUM, बाद में तो नीचे आ जाएंगे ना, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय CUM, तो आप क्या करोगे, इस वक्त CUM की वेलोसिटी निकाल लोगे, है ना, कैसे, m1 u1 प्लस m2 u2 बाय m1 प्लस m2। इस वक्त सेंटर ऑफ मास की ऑलरेडी हाइट निकाल लोगे, कैसे, m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2, सेंटर ऑफ मास ऑलरेडी यहां कहीं होगा। अच्छा क्वेश्चन बनेगा ये भी, बट इजी है। अब जब इन दोनों में टक्कर हुई, होने दो, उस टक्कर के होने से CUM के मोशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि टक्कर होने पे फोर्सेस कैसे आ रहे हैं, इंटरनल, तो उस टक्कर के होने से CUM के मोशन पर असर नहीं पड़ेगा। आप पता करो CUM शुरू में कहां था, CUM की शुरू में वेलोसिटी कितनी थी, एंड नाउ इट इज एन इजी क्वेश्चन। अगर मैं तुमसे कहूं बेटा ये एक बॉल है, इस बॉल का मास है 11m, इसकी शुरू में वेलोसिटी है v0, बताओ यहां से ये किस मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, v²/2g। ये ऑलरेडी हाइट कहां थी वो ढूंढनी पड़ेगी, यहां से ये किस मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, v²/2g। भाई काइनेमेटिक्स हो जाएगा ना, ऐसे सीखो बेटे, समझो चीज को, बात ये है ना, कंसेप्ट समझ लो। अब इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फंसोगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो जरा फट से कर लो प्रैक्टिस। ये मान लो हाइट 80 मीटर, थोड़ी वैल्यू बदल देता हूं सो दैट ना ये 10m ऑड ना हो जाए थोड़ा सा, इसको ले लो आप 4m, ठीक, दोनों बॉल्स गई आपस में टकराई, टकराने के बाद स्टिक कर गई, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय CUM। अच्छा टकराने के बाद स्टिक ना करती पायल बेटे तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि CUM पर तो फर्क ही नहीं पड़ रहा ना, वो टकराने में इंटरनल फोर्स जो आया था वो इंटरनल था, वो कैसा था, टक्कर कैसी थी, बॉल्स टकराने के बाद दूर हो गई थी क्या, स्टिक कर गई थी क्या, इन सब से CUM को कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो ये बॉल मास m, ये बॉल मास 4m, उसको शुरू में रेस्ट से रिलीज किया, इसको 100 की स्पीड से ऊपर फेंका, क्लियर, 80 मीटर हाइट थी बिल्डिंग की, फाइंड मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय COM, फाइंड मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय COM। अभी देखते हैं बेटा, CUM के भी 1-2 क्वेश्चन डाल दूं, मतलब इतनी प्रैक्टिस तो ताजी ताजी करी है आप लोगों ने, नहीं अभी प्रैक्टिस नहीं, ये तो बल्कि तुम लोगों ने प्रैक्टिस करी है ढंग से, आराम से हो जाएंगे, है ना। प्रोजेक्टाइल का आएगा क्वेश्चन पक्का, प्रोजेक्टाइल जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, कितनी देर के बाद इसकी वेलोसिटी शुरू में 60 थी, अब 37 डिग्री पे कब होगी, ऐसे टाइप के। ये नहीं पूछूंगा मैक्सिमम हाइट बता दो प्रोजेक्टाइल की, ये फॉर्मूला लगाया आंसर, एक आधा डाल दूं ऐसा खुशी के लिए, है ना। रिवर स्विमर वाला क्वेश्चन एक आएगा, अब वो मैं शॉर्टेस्ट टाइम वाला दूंगा या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला, याद है 2 स्पेशल केसेस थे और एक जनरल केस होता है,
एक वो क्वेश्चन आएगा, एक बरसात पे आएगा क्वेश्चन, अरे तो गाने चल रहे हैं जैसे ऐसे, तो वन क्वेश्चन विल बी देयर ऑन दैट। रेन मैन वाले प्रॉब्लम 3 हो गए। लॉज ऑफ मोशन कंस्ट्रेंट पे रहेगा, फ्रिक्शन पे 2-3 बनेंगे क्वेश्चन, वर्क पावर, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वगैरह यूज करने वाले कंसेप्ट। ठीक है, जस्ट रिवाइज, प्रैक्टिस करो, संडे टेस्ट दो। क्लियर है? फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय CUM, एंड CUM भी रख लेते हैं। ठीक है, आज की क्लास में जिस तरह का करा है काम वैसे ही दूंगा मैं। ठीक है, जिस तरह के आज की क्लास में करें ऐसे ही क्वेश्चन। ठीक है ना, प्लैंक पे बंदा चल रहा है, ये मैक्सिमम हाइट पूछ ली, इस टाइप के। सोच समझ के अपने पिछले परफॉर्मेंस को देखते हुए काम करना। लेट्स से किसी के 50% मार्क्स आ रहे हैं तो अकॉर्डिंगली कोशिश करना कितने क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट करूं ऑनेस्टी के साथ, एंड 1-1 घंटा बराबर टाइम देके तीनों पे। ओके, आया क्या? 656, बड़ी ज्यादा हो गई हाइट। देखते हैं 320। अच्छा भुवनेश, देखते हैं 320 रिश पक्का। चलो पहले ढूंढा जाए CUM की इनिशियल वेलोसिटी। तो CUM की इनिशियल वेलोसिटी आएगी m इंटू 0 प्लस 4m इंटू 100 अपॉन m प्लस 4m कितना आ गया 5m। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी आ गई 80 मीटर पर सेकेंड। तो CUM अभी जहां पर भी है वहां से किस मैक्सिमम हाइट तक जाएगा VC स्क्वायर बाय 2G, दैट इज 80 इंटू 80 बाय 20, ये आ गया 320। भाई CUM ऑलरेडी भी तो कहीं पर है ना, वो तुम लोगों ने देखा ही नहीं। CUM ऑलरेडी किस हाइट पर है वो निकालो, y कोऑर्डिनेट ऑफ CUM m इंटू 80 प्लस 4m इंटू 0, ये तो ग्राउंड पे था, अपॉन m प्लस 4m क्या आ गया 5m, ये कितना आ गया 16 मीटर। 320 प्लस 16 336 इज द आंसर। 656 कॉल। ठीक है, अब देख लो, ये सिली मिस्टेक्स हैं। इट डज नॉट मीन कंसेप्ट खराब है, प्रैक्टिस कम है। प्रैक्टिस कम होना, कंसेप्ट खराब होना, देयर इज अ डिफरेंस। और आप में से मोस्टली के साथ प्रॉब्लम वही है, प्रैक्टिस कम। प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस करे बिना आप आ जाते हो, अटेम्प्ट करते हो टेस्ट, तो मार्क्स तो गड़बड़ होंगे ही। अब ओरिजिनल हाइट बेटे एरिस जोड़ी नहीं, CUM ऑलरेडी किसी हाइट पर है ना बेटा, तो उसका ध्यान रखना है। मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज बदलूं, मैं आपसे कहूं CUM अपनी जिस पोजीशन पर अभी है वहां से किस हाइट तक जाएगा, तो दिस इज द आंसर। लैंग्वेज पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या पूछ रही है आपसे। ओके ठीक है, बाकी इस टेस्ट की एनालिसिस करना, मंडे को आप बताना मुझे, जो भी डाउट है मैं बताऊंगा आपको। क्वेश्चन पेपर मैं अभी थोड़ी देर में दे देता हूं, क्लास एंड होती है तो। 1-2 और वैरायटी के काम करते हैं, या कोई और डाउट है? कल रख लेते हैं डाउट का टाइम, उस वक्त पूछ लेना जो भी है। ज्यादा है डाउट तो अभी बता दो, कोई बात नहीं, कल आप प्रिसाइसली और आप वो ग्रुप पे पोस्ट कर देना डाउट्स, तो बेटर रहेगा, सो दैट जब डाउट सेशन में आओ तो यू मस्ट बी अवेयर, अच्छा ये क्वेश्चन डिस्कशन होना है। ठीक है, उसको मैं सेटिंग्स में आई थिंक तुम लोग नहीं कर सकते, अभी कर दूंगा मैं, तो यू कैन पोस्ट दैट। मैं फिर डिफिकल्टी के हिसाब से बताता जाऊंगा। लेट्स से आपको लगे अब बाद वाले तो इजी हैं तो आप छोड़ देना क्लास। ठीक है, तो मैं उसमें ऑर्डर में डिफिकल्टी के हिसाब से सेट अपने आप कर लूंगा, आप भेज देना डाउट्स अपने जो भी है। ओके, कल 10 बजे। वो वाले क्वेश्चन कर लिए थे, स्प्रिंग का एलोंगेशन मैक्सिमम कब होता है, एक ब्लॉक की वेलोसिटी 6, एक की 4, स्प्रिंग का एलोंगेशन मैक्सिमम कराए तो है भाई, तो कॉन्फिडेंस से बोलो ना। ये क्वेश्चन देखो, अच्छा ये एक ब्लॉक है, मास m, आई थिंक ये भी करा दिया है, देख लेता हूं एक बारी। ये दूसरा ब्लॉक, इसका मास भी m, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k। ये दोनों ब्लॉक रेस्ट पे पड़े थे, हमने आई थिंक अभी तक यही क्वेश्चंस किए हैं कि इनको कुछ ना कुछ वेलोसिटीज दे दी थी। नाउ ये दोनों रेस्ट पे थे शुरू में, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे था, इसको इधर पुल किया बाय फोर्स F, पता नहीं ये भी कराया नहीं कराया, इसको इधर पुल किया बाय सेम फोर्स F, कराया था। What is the maximum elongation of the spring? Initially both the blocks were at rest, spring was at its natural length, आप गए दोनों को पकड़ा,
सेम फोर्स F से पुल किया, व्हाट इज द मैक्सिमम एलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग? करेक्ट, चलो देख लेते। हाँ बिल्कुल आएंगे, वेलोसिटी दी होगी वहां पे, यहां फोर्स लगाया है। डायग्राम बनाओ, देयर इज स्मॉल डिफरेंस। डायग्राम बनाओ। क्वेश्चन लिख लो ढंग से। इनिशियली स्प्रिंग वॉज एट इट्स नेचुरल लेंथ, इनिशियली स्प्रिंग वॉज एट इट्स नेचुरल लेंथ and both blocks were at rest, and both blocks were at rest. Now equal forces are applied as shown. Equal forces are applied as shown. Find maximum elongation of spring. मैक्सिमम एलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग। बस दो क्वेश्चन कराने, ये और एक इसी का एक थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन। श्रेया बेटे, नंदिनी, पायल, अभी कॉपी ले लेना बेटे, अब बाद में। मन्नत, वंशिका, बातें नहीं बेटे, क्वेश्चन सोचो, दिमाग लगाओ अपना। तेजस, अनिकेत, कुंजल भी नहीं है, ईशान, अनमोल, कान्हू, यशुभ, सिमर बेटे देखना आपके है, सिमर, तंसीम, पार्थ, थोड़ा बेटा अगली बार ध्यान से ना। राधिका, कोशिश करना राधिका बेटे फर्स्ट आओ। सोहिनी, यशस्वी, देवांश, साक्षी, सुचेत, भूमिका, देखते हैं बेटा अभी। हर्षदीप, पीछे बात करो बेटा हर्षदीप को। मृदुल, मनस्वी, राघव, सरिष्टि, भुवनेश, ये पीछे पास कर दो बेटे, पीछे पास करते चले जाओ उसको। अनुभव, नॉर्दम, शौर्य, ये पीछे पास करो हर्षदीप। सिमरबीर, इरिश, दक्ष, हर्षदीप सिंह, यश, निर्वैर, हर्षित, गोकुल, लक्ष्य, अर्नव दुग्गल, खुर्शीद बेटे, पूर्वा, गुरनूर। ठीक है, संडे वाले टेस्ट के बाद आप इस टेस्ट पेपर को एनालाइज करना अच्छे से, और जो आज शीट दी है ये होमवर्क है आपका। ठीक है, ओके, डिस्कस करते हैं इधर। बस दो क्वेश्चन, एक ही करना है, दूसरा आप खुद कर लोगे। देखो इधर, बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। सुनो ध्यान से, सुनो सुनो सुनो। अगर मैं इन दोनों को सिस्टम मानूं तो सिस्टम पर बाहर से नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है। F इधर, F इधर, नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है? 0। तो इसलिए लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी कंजर्व। आया ना? देखो बेसिक फंडे सीखो आप। पहले स्टेप सिस्टम, किसको सिस्टम माना? खाली इसको या दोनों को? दोनों को माना मैंने। नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो लीनियर मोमेंटम इस सिस्टम का रहेगा कंजर्व। अभी कितना है? 0। तो हर वक्त कितना रहेगा? 0। यानी किसी भी टाइम पे अगर एक ब्लॉक जा रहा होगा लेफ्ट, तो दूसरा भी उसी स्पीड से राइट, क्योंकि दोनों का मास सेम है। नहीं तो हम बोलते हैं m1v1 इक्वल टू m2v2।
यहां दोनों का मास सेम है, तो इसका मतलब जब एलोंगेशन मैक्सिमम होगा उस वक्त दोनों रुकेंगे भी एक साथ। इज दैट ओके? अच्छा, लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व है, नेट एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं है, क्योंकि अगर किसी सिस्टम में नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, इट डज नॉट मीन वर्क डन बाय नेट एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो होगा। ओके, इफ नेट एफ एक्सटर्नल इक्वल टू जीरो does not mean that work by F external also zero। हो सकता है बट कंपलसरी नहीं है। क्यों? इस ब्लॉक पे फोर्स तुम किधर लगा रहे हो? राइट, और ये जा भी किधर रहा है? राइट, तो इस फोर्स का वर्क डन होगा पॉजिटिव। इस ब्लॉक पे फोर्स किधर लगा रहे हो? लेफ्ट, ये जा भी किधर रहा है? लेफ्ट, तो इस पे वर्क डन भी होगा पॉजिटिव। दोनों वर्क डन पॉजिटिव हो रहे हैं, दोनों फोर्सेस उल्टे डायरेक्शन में है, दोनों ब्लॉक्स का डिस्प्लेसमेंट भी तो उल्टे डायरेक्शन में है। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। और डिस्प्लेसमेंट किसका लोगे? अरे जिस ब्लॉक पे फोर्स लगा है उसका ना। जब इसका वर्क डन निकालोगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट लोगे, जब इस फोर्स का वर्क डन मैं पूछूंगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट देखोगे। दोनों का वर्क पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? तो ये प्लीज ध्यान रखना, अगर एक सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्सेस खत्म है, नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है एक्सटर्नल फोर्सेस का वर्क भी नहीं होगा, हो सकता है, इस केस में है, तो इसलिए इस केस में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। अब ये मत कहना काइनेटिक प्लस पोटेंशियल अभी की इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल बाद की। इट्स ओके, नोट कर लो पहले इतना। नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, मोमेंटम कंजर्वेशन इज वैलिड हियर, बट वो एक्सटर्नल फोर्सेस काम कर रहे हैं, इसलिए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन इज नॉट वैलिड हियर। ओके, नोट करो इस बात को, लिख लो अपने आप। क्लियर है ना? यही सब सीख के जाना है, मैं बता रहा हूं। जिन बच्चों के इस तरह से फंडामेंटल्स क्लियर है, उसके बाद प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस नहीं करोगे फिर इस क्लैरिटी का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो स्पीड और एक्यूरेसी आएगी नहीं। ओके, तो अब क्या होगा सुनो, अब ये दोनों ब्लॉक भागना शुरू करेंगे। स्प्रिंग फोर्स अभी जीरो है, शुरू में इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? F बाय एम, इसका भी क्या होगा? F बाय एम। हल्का सा स्प्रिंग स्ट्रेच होगा, हल्का सा स्प्रिंग फोर्स इंक्रीज होगा। मान लो ये ब्लॉक इधर चला गया x, ये भी बाय सिमेट्री कितना जाएगा? x, दोनों का मास सेम है, अदरवाइज भारी वाला ब्लॉक कम चलता है ना, बट ये दोनों सेम मास के है। ये उधर गया x, ये इधर गया x, स्प्रिंग कितना एलोंगेट हो गया? 2x। स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा? k इंटू 2x। यहां भी गलती करते हो, मैंने बताई हुई है ये बात। आप कहते हो इस पे स्प्रिंग फोर्स kx, इस पे भी kx, गलत, दोनों पे k इंटू 2x। स्प्रिंग को इससे मतलब नहीं होता कि इधर एलोंगेशन खाली x हुआ था तो इस पे kx। अगर एक ब्लॉक इधर x1 जाए, एक इधर x2 जाए, स्प्रिंग का एलोंगेशन क्या हो गया? x1 प्लस x2, दोनों पे फोर्स क्या लगेगा? k टाइम्स x1 प्लस x2। तो x तो स्प्रिंग का फोर्स k इंटू 2x, k इंटू 2x। मानो वो फोर्स f से छोटा है, वो फोर्स f से छोटा है, तो अभी भी ये ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि फोर्स f अभी भी बड़ा है। एक स्टेज आएगी, स्प्रिंग का फोर्स f के बराबर हो जाएगा, उस स्टेज पे एक्सेलरेशन जीरो होगा, वेलोसिटी मैक्सिमम। ये गलती बड़ी कम कॉमन करते हैं, उस टाइम एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब होता है वेलोसिटी या मैक्सिमम या मिनिमम या कांस्टेंट। ओके, इसके बाद ये ब्लॉक और आगे जाएंगे, और अब स्प्रिंग फोर्स f से बड़ा हो जाएगा। अब ये ब्लॉक रिटार्ड करते करते एक साथ रुकेंगे। हमें हजम नहीं होती बात, हम कहते सर हम तो ऐसे खींच रहे हैं। भाई मैनुअली नहीं खींच रहे, मैनुअली तुम ऐसे किसी चीज को खींचो तो उसके साथ साथ तुम्हारा मस्कुलर फोर्स भी बढ़ता जाएगा। ये कांस्टेंट फोर्स लगाया हमने, तो ये ब्लॉक्स ना ऐसे ऐसे एसएचएम करेंगे, ये हम पढ़ेंगे आगे जाके एसएचएम चैप्टर में। तो जिस वक्त ये एलोंगेशन मैक्सिमम होगा, ऐसे ऐसे, जिस वक्त स्प्रिंग का एलोंगेशन मैक्सिमम होगा, उस वक्त मानो ये डिस्प्लेस हो गया x0, ये वाला ब्लॉक भी डिस्प्लेस हो गया x0। शुरू में ये रेस्ट पे था, बाद में ये रेस्ट पे फिर आ गया, शुरू में ये रेस्ट पे था, बाद में ये भी रेस्ट पे आ गया। इसके बाद ये ब्लॉक्स वापस जाएंगे, क्योंकि इस वक्त स्प्रिंग फोर्स F से बड़ा रहा होगा, आया ना? स्प्रिंग फोर्स F के बराबर जिस वक्त हुआ होगा, उस वक्त एक्सेलरेशन जीरो रहा होगा, और एक्सेलरेशन जीरो है भाई साहब, अभी वेलोसिटी है, तो ये और आगे जाके रुकेंगे। इट्स ओके। सो नाउ
इस मोमेंटम कंजर्वेशन तो अपने आप ही वैलिड हो रहा है, शुरू में भी मोमेंटम 0 था, अभी फिर से 0 है, तो वो तो वैलिड अपने आप हो रहा है। ओके, क्लियर है, पक्का। नाउ इसने कितना काम किया, F इंटू एक्स नॉट, इसने कितना काम किया, F इंटू एक्स नॉट। सो व्हाट इज द टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, दैट इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी माइनस इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यहां वैलिड नहीं है। व्हाट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, 2 टाइम्स एफ एक्स नॉट, हाँ है ना, उस पे एफ एक्स नॉट, इस पे एफ एक्स नॉट, 2 टाइम्स एफ एक्स नॉट। काइनेटिक एनर्जी है नहीं, ना शुरू में ना लास्ट में, बीच में आई थी चली गई, बीच में आई थी गई। व्हाट इज द फाइनल एनर्जी, हाफ के 2x नॉट का स्क्वायर, स्प्रिंग एनर्जी तो है खाली, और शुरू में स्प्रिंग एनर्जी कितनी थी, 0। काइनेटिक ना शुरू में थी ना लास्ट में थी, बस हो गया क्वेश्चन। क्या हमें 2x नॉट चाहिए। व्हाट इज द मैक्सिमम एलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग, 2x नॉट, x नॉट इधर, x नॉट इधर, तो 2x नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है, आई थिंक 2f by k, yes 2f by k, this is the answer। ओके, सो 2f by k मिलता जुलता आंसर है कहीं। याद करो हमने एक क्वेश्चन किया था, स्प्रिंग ऐसे लगाया था, ब्लॉक एक टांगा था, छोड़ दिया था एकदम से, आंसर था 2mg by k। ओके, हाँ भाई, तो वैसा ही आंसर है 2। बेटा भुवनेश खुश मत हो, क्यों डिस्टर्ब, इतना सोच के आंसर दिया था नहीं, फिर ना अब तुम्हारा शॉर्टकट हिट हो गया तो ये खुश नहीं होना चाहिए, इस पे कंसेप्ट तो क्लियर नहीं हुआ ना बेटे। सो आंसर इज 2f by k, सॉरी, क्लियर है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज वैलिड, बट कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट वैलिड हियर बिकॉज एक्सटर्नल फोर्सेज आर डूइंग वर्क। ओके, क्यों, स्प्रिंग का इस वक्त एलोंगेशन कितना है बेटे, 2x नॉट, तो स्प्रिंग एनर्जी कितनी होगी, हाफ के इंटू उसका जो भी एलोंगेशन है उसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इधर, अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो मैं देने जा रहा हूं आपको, लास्ट बस। आपका काम अब बस यही है कि रिवाइज करो सारे कंसेप्ट जो भी पढ़े हैं, मोशन इन 1D 2D, एक बैंकिंग ऑफ रोड्स पीछे छूटा हुआ है वो मैं करा दूंगा, पहले वही करा दूंगा फिर कोलिजन पढ़ा दूंगा मैं। हाईवे वगैरह पे देखा होगा ना, रोड ऐसे टिल्ट करते हैं, जहाँ पे टर्निंग आती है वहां पे रोड टिल्टेड होते हैं ना, सिटी में जरूरत नहीं पड़ती, स्पीड उतनी नहीं होती, हाईवे पे तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड हल्का सा टिल्टिंग होती है ना, क्यों करते हैं वो पहले डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद वी स्टार्ट कोलिजन। ठीक है, नाउ ये क्वेश्चन है लास्ट आज का, ये ब्लॉक मास m, ये ब्लॉक मास m, अब मैंने फोर्स सिर्फ इस पे लगाया F, सब कुछ सेम है पिछले क्वेश्चन की तरह, बट फोर्स मैंने सिर्फ एक पर लगाया, दूसरे पे नहीं लगाया। एंड क्वेश्चन इज सेम, व्हाट इज द मैक्सिमम एलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग। कुछ नहीं है फ्रिक्शन, ना पिछली बार था ना इस बार है, पिछली बार से इस बार में बस यही फर्क है, इस पे फोर्स नहीं लगाया। अब क्या होगा, अब तो ये दोनों ब्लॉक राइट को नहीं भागेंगे, चलेंगे ना, चलेंगे कि नहीं, वो भी चलेगा, स्प्रिंग जैसे ही थोड़ा एलोंगेट होगा वो भी चल पड़ेगा, फ्रिक्शन है नहीं। ओके, अगर फ्रिक्शन होता ये थोड़ी देर तक ना चलता, ऐसा क्वेश्चन हमने वर्क पावर में किया है। डायग्राम बनाओ। नाउ फोर्स F is applied only on one block as shown. Now force F is applied only on one block as shown. Find maximum elongation of spring. Find, हाँ सब कुछ पिछले क्वेश्चन जैसा है ऋषभ बेटे, बस फोर्स मैंने एक ब्लॉक पे अब लगाया। So now force F is applied only on one block. शुरू में स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में था, दोनों ब्लॉक रेस्ट पे थे, वो सब पिछली बार की तरह ही है। फोर्स इज अप्लाइड ओनली ऑन वन ब्लॉक, फाइंड मैक्सिमम एलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग। लगाओ दिमाग, थोड़ी देर सोचो कैसे सॉल्व करोगे, सोचो।
अब तो दोनों ब्लॉक आगे चलेंगे और जब तक ये उससे तेज चलेगा स्प्रिंग खिंचता जाएगा। दो कारें हाईवे पे जा रही है, आगे वाली तेज जा रही है तो गैप बढ़ेगा ना। तो जब तक इसकी वेलोसिटी से तेज है स्प्रिंग एलोंगेट होगा। और वो यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जिस वक्त स्प्रिंग का एलोंगेशन मैक्सिमम, इनकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो, बताया था ना, क्योंकि उसमें कहीं भाई सीधी बात है, इन दोनों ब्लॉक्स के बीच का डिस्टेंस L, for L to be maximum dl by dt 0 and dl by dt is what? Their relative velocity. दो मूविंग ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस अगर L है तो dl by dt उनकी रिलेटिव वेलोसिटी है, वो ट्रू है। तो ये बात अगर आप कहो सर क्या मैक्सिमम एलोंगेशन के वक्त दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगी? यस, वो पिछली बार भी थी, दोनों की जीरो थी उस वक्त, तो रिलेटिव भी जीरो हो गई, वो अभी भी वैलिड है। ग्राउंड फ्रेम से हो नहीं पाएगा, ये मुश्किल हो जाएगी बड़ी। ग्राउंड फ्रेम से आप देखोगे ना ये दोनों ब्लॉक आगे भाग रहे होंगे। एक काम करो, सेंटर ऑफ मास फ्रेम, ओके, यू आर लर्निंग अ न्यू थिंग, है ऐसा कुछ खास नहीं। नॉन इनर्शियल फ्रेम, इन दोनों का जहां COM है, लेट अस सपोज एक ऑब्जर्वर वहां पे खड़ा है, उसे ये मोशन कैसा दिखेगा जरा सोचो तो। ट्राई टू एनालाइज दिस प्रॉब्लम फ्रॉम COM फ्रेम। मतलब इन दोनों का जहां COM है तुम वहां जाके बैठ जाओ और COM आगे चले तो मतलब तुम भी साथ चल रहे हो, तुम्हारे लिए COM रेस्ट पे है, तुम्हारे लिए COM रेस्ट पर है। इन दोनों का COM कहां पे होगा? इनके मिडिल में ही होगा, दोनों इक्वल मास के हैं, तो इन दोनों का COM यहां पे होगा, है ना। इस COM का एक्सेलरेशन कितना आएगा बोलो तो? COM का एक्सेलरेशन क्या होता है? अब क्यों 10 मिनट में एंड? अच्छा कम करता जा रहा है। चलो बेटे लास्ट क्वेश्चन है बस, अब मीटिंग एंड हो जाएगी तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा देख लेना, मैं फटाफट फिनिश ही कर देता हूं। कितना एक्सेलरेशन आएगा COM का? F/2m नेट एक्सटर्नल फोर्सेस बाय टोटल मास, यही होता है ना। COM का एक्सेलरेशन इज गवर्न्ड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस ओनली एंड द एक्सटर्नल फोर्स इज ओनली F। स्प्रिंग एलोंगेट है नहीं है मुझे कोई मतलब नहीं, इसका एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा क्योंकि इस पे फोर्स F और स्प्रिंग, इसका एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा स्प्रिंग फोर्स, बट COM का एक्सेलरेशन कांस्टेंट। और अब तुम COM पे हो, यहां पे खड़े हो आप, तो यू आर नॉन इनर्शियल ना, सूडो फोर्स, तो तुम्हें सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। सो अब अगर मैं इस क्वेश्चन को COM फ्रेम, C फ्रेम भी शॉर्ट में किसी किसी बुक में लिखा दिखाई देगा, C फ्रेम, COM फ्रेम, तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सेंटर ऑफ मास फ्रेम से एनालाइज करने की कोशिश करूं तो क्या दिखाई देगा? ये फोर्स F तो जो है सो है, आप किधर एक्सेलरेटेड हो? राइट, तो शूडो फोर्स किधर को लगाओगे? लेफ्ट, तो इस पे तुम्हें एक और फोर्स दिखाना पड़ेगा, फॉल्स फोर्स, कितना? MAC, और इस पे लेफ्ट, तो इस पे कितने भोले भाले हो, क्यों भाई ये कब मैंने सिखाया? शूडो फोर्स का डायरेक्शन होता है सेंटर ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम के एक्सेलरेशन का उल्टा, और COM का एक्सेलरेशन राइट है तो शूडो फोर्स तो लेफ्ट आएगा। सिंक्रोनिज्म में जीते, अच्छा राइट लेफ्ट, ओके चलो सर ठीक है, MAC, ठीक। तो नाउ COM पर खड़े बंदे को इस पे नेट फोर्स कितना दिखाई देगा? F माइनस M AC, यानी F माइनस M टाइम्स AC कितना उधर देखो तो F/2m, तो ये कितना आ गया? F/2। इस पे नेट फोर्स कितना दिखाई देगा? M AC, यानी हाउ मच? F/2। कुछ समझ में आ रही बात ऋषभ? क्या थोड़ा थोड़ा? हम COM फ्रेम पे चले गए, COM फ्रेम पे गए तो क्योंकि वो एक्सेलरेटेड था तो शूडो फोर्स लगाएंगे। तो अब COM पे खड़े बंदे को ऐसा लगेगा जैसे इस पे एक ये फोर्स है और एक ये फॉल्स फोर्स है, इन दोनों का रिजल्टेंट आ रहा है F/2 और इस पे भी क्या आ रहा है F/2। तो COM पे खड़े बंदे को पता है क्या दिखाई देगा? उसको ऐसा लगेगा जैसे ये दो ब्लॉक है, ये दोनों ब्लॉक शुरू में रेस्ट पर थे, ये खड़ा है बंदा बीच में, इसको ऐसा लगेगा कि इस पे फोर्स लगाया गया है F/2, इस पे भी फोर्स लगाया गया है कितना? F/2। सेम हमें, आपको, मुझे
ये ब्लॉक्स आगे जाते हुए दिखाई देंगे और स्प्रिंग एलोंगेट, बाद में एलोंगेट वापस होता हुआ। सीयूएम पे खड़े बंदे को ऐसा लगेगा ये दोनों ब्लॉक ऐसे गए वापस, पिछले क्वेश्चन की तरह। सीयूएम पर खड़े बंदे को ये सिचुएशन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह दिखाई देगी। सो व्हाट इज द मैक्सिमम एलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग अकॉर्डिंग टू द पर्सन स्टैंडिंग ऑन सीयूएम? 2 टाइम्स एफ बाई के आंसर था, यहां पे होगा 2 टाइम्स एफ बाई 2 अपॉन के, क्योंकि फोर्थ एफ की जगह एफ बाई 2 है ना। हो गया। अच्छा एक मिनट, ये तो एलोंगेशन सीयूएम पे खड़े बंदे को दिखाई दिया, क्या सच में यही है? ये एलोंगेशन तो सीयूएम पे खड़े बंदे को दिखा, क्यों? किसी भी दो ब्लॉक्स के बीच का डिस्टेंस जो आपको दिखाई देगा वही चलते हुए बंदे को। तुम कार चला रहे हो, रास्ते में 2 पेड़ लगे हैं, उनके बीच की दूरी है 20 मीटर। मैं खड़ा हुआ हूं, मुझे भी 20 मीटर गैप दिखेगा, तुम चल रहे हो, तुम्हें भी 20, तुम्हें वो पेड़ पीछे चलते हुए दिखाई देंगे, बट गैप उतना ही दिखाई देगा। तो इसलिए इन दोनों के बीच का गैप जो जिस वक्त मैक्सिमम हुआ वो एक्चुअल में भी उसी वक्त होगा जिस वक्त उस बंदे को दिखाई देगा। ओके, सो आंसर इज, मतलब दिस क्वेश्चन फ्रॉम सीयूएम फ्रेम इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन। सीयूएम फ्रेम पे खड़े बंदे को ऐसा लगेगा यार इक्वल फोर्सेस लगे थे दोनों पे, दोनों ब्लॉक एक साथ चल के एक साथ रुक गए, एक्चुअल में एक साथ नहीं रुकेंगे। समझ में आ रही बात? ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आराम से टाइम देना पड़ेगा। आप सोचोगे जब घर पे दोबारा, अगर ऑनेस्टली सोचोगे तो कईयों के दिमाग में थोड़ा सा डाउट्स आएंगे, वो क्लियर करना ही आपका काम है। ठीक है, चलो संडे टेस्ट की तैयारी करो अच्छे से। टाइमिंग्स वही है 10 से 1 या फिर 1:30 से 4:30। ओके, और अगर इनकेस किसी ने एक ही सब्जेक्ट देना है कुछ